स्वागत है बच्चों आप सबका क्लास 12 के धुरंधर खिलाड़ियों। आपके बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक आ चुके हैं और सबसे बढ़िया बात है कि हमने अपनी सीरीज कंप्लीट कर ली, अपने डेरिवेशन की बेसिक कांसेप्ट्स की और किस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं और डिफिकल्ट से दिखने वाले डेरिवेशन आप इजीली कैसे क्रैक कर सकते हो। बच्चों अब बात करूंगा मैं इसके सेकंड पार्ट की, जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में किसी भी कैटेगरी के किसी भी टाइप के कितने भी डिफिकल्ट आएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों मैं न्यूमेरिकल की सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं और इसके क्वेश्चन आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन समथिंग इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूमेरिकल किस किस चैप्टर के आप यहाँ पे यूज करने वाले हो सर, ठीक है। वही चैप्टर के न्यूमेरिकल आपने करने, बाकी आपकी मर्जी है क्योंकि वहीं से ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज एंड न्यूमेरिकल आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई से आप बिलोंग करते हो या अदर स्टेट बोर्ड से जो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो बच्चों, तो दिस इज रियली वेरी ऑसम इफ यू रियली वांट टू learn the techniques to solve the numerical problems in your board examination as well as in your competitive examination। वो हेल्प करेंगे आपके। आप देख सकते हैं अभी जेईई मेन के पेपर चले हैं, वहां पे किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप 12वीं के क्वेश्चन भी 12th क्लास के क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करके जाओगे, आप नीट और जेईई मेन के फिजिक्स के क्वेश्चन इजिली क्रैक कर सकते हो। यस 101% एंड दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू गाइज, ठीक है। तो बेहतरीन समय है ये इस प्लैनेट पे, धरती का ये सबसे बेहतरीन समय है कि पेपर इस तरीके के आ रहे हैं। उतने डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब बच्चा अगर मेहनत करेगा, हाँ कंपटीशन हाई इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा तो ज्यादा परसेंटाइल चली जाती है, बट डिफिकल्टी लेवल इज नॉट वेरी लाइक कि बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। चलो भाई न्यूमेरिकल हम किस चीज के शुरू करने वाले हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं। दिस इज योर न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है, जिसमें हम न्यूमेरिकल को बेस्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही करने हैं, जो मैं कराऊंगा वो भी करके जाओगे ना 100% एक बेस्ट एज आपको मिलेगा। एडिशनली टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस की। मैं उस तरीके से स्टार्ट करूंगा जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तीसरा बच्चों में बात करूंगा एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर की, है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि उससे 100% श्योर है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है बच्चों। फोर्थ में बात करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोनों पार्ट होंगे, विद कैपेसिटर सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट की मैं बात करूंगा। फिर आएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप सबको पता है कि क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। और मॉडर्न फिजिक्स में ड्वेल नेचर से लेके एटम से लेके न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट तो डिलीटेड है ऑब्वियसली, बट जो अदर पार्ट है उस पर एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें रखा है अपनी, इसमें दैट इज 51, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। इनके क्वेश्चन आपने सॉल्व करके जाने हैं। बाकी में भी क्वेश्चन एक दो पूछा जाता है, बट दैट इज नॉट कि भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मेन था वो मैंने बच्चों आपको बता दिया है। तो ये 5 टॉप 5 चैप्टर्स हैं। दीज आर द टॉप 5 चैप्टर जिनकी हम बात करेंगे और आप मेरे साथ नोट्स बना लेने, सारे क्वेश्चन को प्रॉपर लिख भी लेंगे ना आप, और एक बार मेरे से पढ़ने के बाद फिर से घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर लास्ट में रिवाइज करके जाएंगे अपने जिस दिन आपका एग्जाम है। और सबसे पहला एग्जाम तो आई थिंक आपका फिजिक्स में ही जाने वाला है, ऑब्वियसली जा रहा है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि इनकी प्रैक्टिस करके जाना, तो बर्डन भी लगेगा। अब यार देखो सारी चीज ना आपकी बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि सर डेरिवेशन सीरीज अलग हो गई, उसके नोट्स अलग बना लिए अगर आपने बनाए होंगे अलग, फिर न्यूमेरिकल डिफरेंट। दोनों को बढ़िया से प्रैक्टिस करो इंडिविजुअली, और जो डिफिकल्ट जोन होता है उस पर आप बहुत स्ट्रांग होके जाएंगे और बेस्ट करके आएंगे, आई गारंटी। और जो बच्चा इसको करेगा और उसका लास्ट में एग्जाम होने वाला है, आप अपना जैसे अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हो और इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, बोर्ड में तो आपकी हेल्प कर ही रही है भाई। अप्रैल अटेम्प्ट में ना क्वेश्चन डिक्टो आएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और मेरी बात प्रूफ होगी टू बी वेरी सून। कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे किसी न किसी बच्चे के थ्रू जरूर होगी, क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन तो वही होते हैं, उसी टाइप के होते हैं और कॉन्सेप्ट भी वही रहते हैं, लेकिन उनको सॉल्व कौन बच्चा किस तरीके से कर सकता है, सॉल्व करने की टेक्निक सीखनी है, इजिली कैसे सॉल्व कर सकते हो, और क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझ में आए कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। दिस इज द मेन थिंग। तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं, और आज का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे और उसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा यही से आएंगे, बाकी भी आएंगे। तो ओवरऑल हर कॉन्सेप्ट हर फॉर्मूला आपको मैं बता दूंगा जो रिपीट होता है, जिसपे अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस आते हैं। सो डोंट वरी, स्टार्ट करें।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस सीरीज में न्यूमेरिकल को बेस्ट तरीके से सॉल्व करने। चलो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में बता दो तो एक बेस्ट प्रॉब्लम है और उसकी पीछे कहानी में आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में भी आता है बच्चों, नीट में भी आता है, जेईई मेन में भी आता है। ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी नहीं है जिसमें इस कैटेगरी क्वेश्चन ना आया हो। आप चेक कर सकते हैं, मेरी बातों पर अगर विश्वास नहीं है बट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया है बच्चों। क्वेश्चन को आप अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे, पूरा सब कुछ आपके सामने है, उसका डायग्राम बना लेंगे, कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा इजिली कैसे कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव है तो फास्ट कैसे कर सकते हो ये भी मैं बताऊंगा, और उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है अगर सब्जेक्टिव में आया वो भी बताऊंगा। दोनों टेक्निक आपको बताते चलूंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, राइट। उसने बोला है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं 8q एंड -2q, दे आर प्लेस्ड एट x = 0 एंड x = l। तो सबसे पहले अगर आप बना लो इसको, लेट्स सी यहां पे x = 0 और यहां पे 8q चार्ज रखा हुआ है, ये x की वैल्यू 0 है, और यहां पे कहीं बच्चों x की वैल्यू हमने l मान लिया, मतलब यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्ज के बीच वो l है, और दैट इज -2q। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। उसने बोला कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू बोथ चार्ज, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर, ध्यान से समझते रहना, उसको उसने एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है। एक पॉइंट होगा कहीं पर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से क्या होना चाहिए, 0। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जामिनेशन में, सबसे पहले नेचर ऑफ चार्ज देख लो कैसा है, यानी चार्ज का नेचर कैसा है ये आपको देखना पड़ेगा। जो पहला चार्ज है लेट्स सी Q1 और ये चार्ज है लेट्स सी Q2, अगर दोनों चार्ज अपोजिट है, ध्यान से समझना बच्चों, दोनों चार्ज अपोजिट है, तो वो पॉइंट इनके बीच में कहीं भी लाई नहीं करेगा, इनके बीच में कहीं भी लाई नहीं करेगा, वो इनके बाहर ही कहीं लाई करेगा, सेम लाइन पे उनको जो ज्वाइन कर रही है। लेट्स सी वो पॉइंट कहीं यहां पे है, आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, और दोनों की वजह से वहां पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ। देखो ये प्लस चार्ज है, पॉइंट को हमेशा प्लस मानते हैं, तो ये वाला चार्ज प्लस इसको रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, दैट इज E1। ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका इधर जाएगा। देखो अपोजिट तो आ गए है ना, ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव है, लेकिन अगर जीरो करना है तो ये इक्वल भी होनी चाहिए। तो हमें क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो मेथड 1 क्या है मेरे पास बच्चों, मेथड 1 है कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि उस पॉइंट पे दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसको इक्वल कर दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट P पर अगर आप देखें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है तो वो उनके डिफरेंस के इक्वल होगा, इक्वल करोगे तो ये EP 0 हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का होता है KQ/R², KQ यानी 8Q, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बच्चों -2Q से, अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आप कुछ x मान लो, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक l है, तो l + x हो जाएगी, दैट इज l + x। एंड डोंट वरी, ऑब्जेक्टिव करने के लिए अपनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अपना बेस्ट वी फंडा बताऊंगा, जिससे फास्टेस्ट टेक्निक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। सो देखते रहना बॉस, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पहले। डिवाइड में, सॉरी नॉट डिवाइड, E2 की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, व्हाट इज दैट। तो E2 दिस इज द चार्ज, इसको Q2 माना है आपने, तो KQ चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने अट्रैक्शन कर लिया तो माइनस नहीं पुट करेंगे, दैट इज 2Q पुट करेंगे, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है बच्चों। उसको सॉल्व करो, x निकालो, आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द मेथड 1। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं आपको मेथड बता दूं, एंड दैट इज वी फंडा, माई ट्रिक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव हो, बोर्ड एग्जाम के, नीट का हो या फिर जेईई मेंस का हो, किसी का भी हो। क्या टेक्निक है सर, बेस्ट टेक्निक है जिस पे मैंने अपनी बुक लिखी है, समझो बात को, ठीक है। देखो वी फंडा क्या कहता है कि दोनों चार्ज का पहले नेचर देख लो। अगर आपने नेचर समझ लिया कि दोनों चार्ज सर अपोजिट है ना, सेम साइन के नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपको उस पॉइंट की अगर लोकेशन फाइंड करनी है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि x = ध्यान से समझेंगे, अगर वो लोकेशन आप उन दोनों में से स्मॉलर चार्ज के रेफरेंस में निकाल रहे हो तो हम लिखेंगे x इज द पोजीशन, आप लिखेंगे बच्चों पोजीशन ऑफ पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। पॉइंट फ्रॉम, ये जरूर लिख लेना, स्मॉलर चार्ज, है ना, जो स्मॉलर चार्ज होगा उससे देख लेते हैं। तो जब भी आप स्मॉलर चार्ज से पोजीशन निकालें तो उसी चार्ज को लेना है अंडर रूट में विद मैग्नीट्यूड 2Q इनटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस लेनी है, और डिवाइड में आप समझना, दोनों जो बड़े वाला चार्ज है, जब अपोजिट साइन होते हैं ना, जब बड़े वाला चार्ज है उसको रूट में लिखो 8Q यानी बिगर 1, और माइनस करना है स्मॉलर वाले को। अगर अपोजिट चार्ज है तो यहां माइनस लेना है। सर अगर इन दोनों के साइन सेम होते, प्लस प्लस होते, तो यहां प्लस लेते, बस इतना ख्याल रखना है। अब देखो यहाँ पे √2Q इंटू L ओवर, बच्चों यहाँ पे 8Q को रूट में आप 2√2 लिख सकते हो, 2√2, और अंदर Q तो रहेगा ही रहेगा, माइनस
√2q, ये 2 है, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो √2q इंटू एल आ जाएगा, और बच्चों यहाँ पे दैट इज 2q बचेगा, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू कैन सी गाइज, दिस इज योर एल, दिस इज योर एल, यानी उसकी जो पोजीशन है वो एल डिस्टेंस अवे है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज. उसकी जो पोजीशन आएगी, ये जो पॉइंट आपने एज्यूम करा है यहां से यहां तक, व्हाट इज दैट, दिस इज योर स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ इज 0, तो एल आएगा. लेकिन सर अगर इस वाले चार्ज से बात करें तो एल प्लस एल. तो अगर पोजीशन फ्रॉम बिगर चार्ज निकालोगे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, बिगर चार्ज वाला पहले चार्ज लेना, बाकी नीचे एज इट इज रहेगा. तो वैसे भी आपको पता चल रहा है अगर इससे निकालोगे दिस और एक्स की वैल्यू भी एल, तो ये आ जाएगा 2l. बाकी आप अपने ऑप्शन देख सकते हैं उसने क्या बोला है बच्चों. उसने बोला है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस. तो ऑप्शंस देख के आप पता लगा सकते हो, दैट इज फ्रॉम बिगर चार्ज इज 2l एंड दैट इज l. तो यहां जो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देख लेते हैं. क्या है उस क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी और किस तरीके से आप सॉल्व करके आ सकते हो. बच्चों क्लियर बोला है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो. 3 चार्ज है, q माइनस क्यू और q नॉट. डायग्राम बिल्कुल क्लियरली गिवन है, दैट इज एक्स एक्सिस लेट्स सी एंड दैट इज योर वाई एक्सिस. यहां पे है q नॉट और एक चार्ज यहां पे रखा है दैट इज q, और एक चार्ज बच्चों यहां पे रखा है दैट इज q, और साइन में चेक कर लेता हूं माइनस q और इधर है q, तो दिस इज माइनस q. और ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक ये भी a है, और ये वाली डिस्टेंस भी बच्चों a है. अब पूछ क्या रहा है ये देख लेंगे. तो उसने बोला फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज q नॉट. भाई इस पे नेट फोर्स निकालना है, इस वाले पे, ये जो यहां पे रखा है ना दैट इज योर q नॉट पे नेट फोर्स निकालना है. गाइस आप सबको पता है नेट फोर्स निकालने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं. ऑब्वियसली सर कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, आप सबको पता है भाई. कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं हम k दैट इज q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. वाहियात इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में. देखो भाई कूलम्ब्स लॉ बोलता है जिन दो चार्ज के बीच में आपने फोर्स निकालना है उनकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए. जैसे इसको मान लो अगर चार्ज 1 और इसको मान लो अगर नेगेटिव वाले को चार्ज 2, तो चार्ज 1 की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे. एक चीज का बस ख्याल रखना होता है कि सर क्या दोनों साइन है ना चार्ज के, अगर वो सेम है मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वो रिपेल करेंगे. अगर वो अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे. रिपेल करेंगे अपने से दूर, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, बस इसका ख्याल रखेंगे आप. तो पहले वाला चार्ज प्लस, क्यू नॉट ऑलरेडी प्लस, तो ये वाला चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा इसी लाइन पे, ज्वाइन करने वाली लाइन पे, वो इससे अवे लगाएगा इधर को, तो इसका फोर्स इधर आएगा क्योंकि रिपेल करेगा, तो अवे अवे. अंडरस्टूड. और ये देखो माइनस है ये, तो ये माइनस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको इधर को अट्रैक्ट करेगा, तो उसका फोर्स इधर जाएगा दैट इज F2. नाउ सी क्यू नोट पे 2 फोर्स लग रहे हैं इस पॉइंट पे. देखो अगर ये ओरिजिन है और एक फोर्स वाई एक्सिस पे एक एक्स, दोनों के बीच का एंगल है बच्चों 90 डिग्री, और इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर जाएगा. जब 2 फोर्स के बीच का एंगल 90 हो, मतलब F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, और इनके बीच एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, याद करो बच्चों 90 डिग्री पे 2 फोर्स होते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस 2ab cos थीटा cos 90 0. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे नेट फोर्स आपका यहां से आ जाएगा दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. और एक कमाल की चीज मैं आपको बता दूं, जब आप ये F1 कैलकुलेट करोगे ना इन दोनों के बीच, तो फॉर्मूला KQ1 Q2 Q इंटू क्यू नॉट, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस a, तो दैट इज a का स्क्वायर. सिमिलरली देखो ये चार्ज नेगेटिव है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, तो हमें नेगेटिव साइन तो नहीं लेना होता है जब हम फोर्स निकालते हैं, हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है, क्योंकि अट्रैक्शन में नेगेटिव साइन ऑलरेडी यूज हो गया है. तो आप निकालोगे F2, तो बच्चों k, इसका मैग्नीट्यूड भी q के इक्वल ही रहेगा दैट इज q और q नॉट, ये तो सेम ही है दोनों के लिए, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी सेम है. तो आप देख सकते हो दोनों फोर्स सेम ही तो आ गए. अगर दोनों फोर्स सेम आ गए मतलब F1 और F2 तो सेम है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कि ये भी F स्क्वायर प्लस ये भी F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर हो गया बच्चों दैट इज 2F स्क्वायर, और रूट से बाहर F आएगा, रूट अंदर रहेगा, यानी √2 इंटू F. बस इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये वाली इसको यहां पुट कर दो, तो नेट फोर्स कितना आ गया, दिस इज नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट, यानी √2 टाइम्स ऑफ किसी एक का लिख लो KQ नॉट बाई a स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. होप सो यू अंडरस्टूड. और मैं इसलिए बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियरली बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओ, ना कि क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन कर रहा हूं. कैसे अप्लाई करोगे, क्या चेक करना है, प्लस प्लस साइन है तो क्या करना है, माइनस साइन है तो क्या करना है, रिजल्टेंट कैसे निकालना, सब कुछ पता होना चाहिए आपको. ठीक है, आगे आगे आने वाले जितने भी प्रॉब्लम है फिर बहुत ईजिली बच्चों आप क्रैक कर सकते हैं.
हाफ से अंडरस्टूड। और एंजॉय करते रहना, लिखते रहना, क्वेश्चन को प्रॉपर डायग्राम के साथ सॉल्यूशन जरूर लिखना भाई, बहुत हेल्प करेंगे आपकी। और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि बोर्ड एग्जाम भी बेस्ट करके आएंगे और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करना करना है, कैसे सीखना है, फ्री सीरीज आपके लिए मैंने बनाई है, एकदम बेस्ट टेक्निक, बेस्ट तरीका आपको सीखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको इसकी जो थ्योरी दे रखी है थोड़ी सी लेंथी सी दे रखी है, तो इसको पढ़ के देख के डरने का नहीं, डायग्राम भी देख के डरने का नहीं, बहुत इजी तरीके से आप क्रैक कर सकते हो। तो उसने बोला स्मॉल ऑब्जेक्ट विद चार्ज क्यू एंड वेट mg इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। बाकी आप पढ़ लेंगे। तो भाई एक स्ट्रिंग है और इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारे को तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एक स्ट्रिंग होगा इस तरीके से, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को यहाँ पे अटैच किया गया है। और जब उसको स्ट्रिंग को देखा गया कि वो अपनी वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एक एंगल बना रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पे उसका वेट है कितना mg, तो दैट इज mg। और ये कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। ये जो ऑब्जेक्ट है ना इस पे चार्ज है बाय द वे, दैट इज चार्ज क्यू। और जो चार्ज है उसको प्लस ही मानेंगे जब तक वो माइनस ना बोले। ठीक है सर, बढ़िया। फिर बच्चों उसने बोला कि द स्ट्रिंग मेक्स एन कांस्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल, देन द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस चार्ज का ना साइन बताओ। तो हाँ, अगर साइन पूछ रहा है तो मान नहीं सकते, उसको देखना पड़ेगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज है उसका साइन क्या है ये पता लगाने के लिए ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है बच्चों लेफ्ट टू राइट। और अगर वो जो देखो पहले यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था पहले यहाँ पे रहा होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा या उसके अपोजिट लगेगा। और न्यूटन के अकॉर्डिंग जब फोर्स एक्ट करता है तो डिस्प्लेस हो जाता है, कोई भी चीज वो डिस्प्लेस होगी ड्यू टू फोर्स, राइट। ओके सर, तो देखो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो तो ये स्ट्रिंग के साथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका रहेगा और उसका डायरेक्ट वेट ड्यू टू ग्रेविटी काम करता रहेगा एज इट इज। क्या ये मूव करेगा ही नहीं कभी भी। लेकिन ये आप देखो ये इधर शिफ्ट कर रहा है, इधर, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तभी शिफ्ट करेगा, तभी इधर ही आता है, इधर डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं, तभी डिस्प्लेस होगा जब वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ा होगा आपने डाइपोल वगैरह एंड बहुत सारी बेसिक चीजें हैं ये, है ना। तो यहां पे जो चार्ज का साइन है वो तो प्लस है। अब ये एंगल निकालना है। एंगल पूछा है उसने कि नो, व्हाट इज द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। क्यू का मैग्नीट्यूड पूछा है। आप ध्यान से समझो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, तो उस पर फोर्स भी लग रहा होगा, तो फोर्स लग रहा होगा इसी डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ये स्ट्रिंग है, इसमें एक टेंशन भी होगा, लेट्स से इसमें टेंशन है टी। तो अगर मैं इसे वेट जो है ये वाई एक्सिस मान लूं तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। तो भाई आपको पता है ये टी दो कंपोनेंट बनाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा दैट इज टी साइन थीटा, और जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है बच्चों उस पे हमेशा टी कॉस थीटा होता है। तो फ्रॉम द डायग्राम वेरी क्लियरली यू कैन सी टी साइन थीटा फोर्स के अपोजिट है, तो टी साइन थीटा को आप फोर्स लिख सकते हो। और फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, दैट इज क्यू ई, यस। और टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, टी कोस थीटा इस पार्टिकल पे ऊपर को लग रहा है, वेट नीचे है, तो दैट इज mg। बच्चों इन दोनों को डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे ना देखो इनको, तो टी कैंसिल, यहाँ आएगा साइन बाई कोस दैट इज tan थीटा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू ई बाय mg, और यहाँ से q निकाल लो बच्चों, तो q आ जाएगा mg tan थीटा और बाई ई। आई थिंक दिस इज द चार्ज, चेक कर लेंगे आप, mg ओके tan थीटा ओवर ई, यस। एंड चार्ज का जो साइन है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी पॉसिबल है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सी मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका यूज करके क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और डिफरेंट टेक्निक के जितने भी क्वेश्चन है सबको क्रैक करेंगे, देखते रहना। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि क्वेश्चन आए हैं तो कर लेते हैं, ये इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आएंगे, तो आप कैसे कर सकते हो। आपने करने का तरीका सीखना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का तरीका सीखना है, समझ गए यार। यस, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने आप को पुश भी करना पड़ेगा उस साइड में कि न्यूमेरिकल करने हैं, सीखने हैं मैंने, तभी आएगा। जब आप चाहोगे तभी आएगा बॉस, ठीक है। चलते हैं आगे, कितना भी डिफिकल्ट हो टेंशन नहीं लेने का, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे होते हैं ये सिखाता रहूंगा जब तक आपको आ नहीं जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम हो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी हो, आपको हर जगह करना आना चाहिए। उसने बोला एक स्क्वायर है और उसके हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे कैपिटल क्यू फॉर्म में चार्ज रखा है उसने, अगर मैं इसको मान लूँ दिस इज कैपिटल क्यू बोला है,
और यहाँ पे स्मॉल क्यू, फिर से यहाँ पे कैपिटल क्यू, फिर से यहाँ पे स्मॉल क्यू। चार्ज को देख लेना कि स्मॉल क्यू है कि कैपिटल क्यू है, क्या है वो सब कुछ गिवन है। और इसकी जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब कुछ क्या है ए ए ए। पूछ क्या रहा है सर, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एट चार्ज कैपिटल क्यू। जो कैपिटल क्यू चार्ज है, एक ये रहा, किसी एक पे नेट रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि दोनों ही सेम है ना भाई, तो इस पे निकाल लो या इस पे। बच्चों अगर आप इस पे निकाल रहे हो तो इसको छोड़ के जिसकी पिटाई होनी है, जिसपे फोर्स निकालना है बाय द वे, बाकी रिमेनिंग चार्ज को काउंट करो। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, इन सब की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। फिर ये देखो जिस पे फोर्स निकालना उसका साइन कैसा है, प्लस है सर, देख लो। बाकी जो रिमेनिंग 3 चार्ज है उनका साइन कैसा है, वो भी प्लस है, तो सारे फोर्स रिपल्सिव होंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे की, उनको पता ही नहीं चलता कि साइन कैसा और फोर्स कैसे अप्लाई करना, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। पहले आपने स्टेप नंबर 1 चेक आउट द साइन, इफ ऑल दे आर सेम रिपल्सिव फोर्स, अगर उनमें से कोई भी एक अपोजिट है, माइनस है, तो अट्रैक्ट करते हुए फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन होती है यार फोर्स की, या तो अवे या टुवर्ड्स, पुश या पुल, समझ गए, तो वो डायरेक्शन पे ही डिपेंड करेगा, राइट। अब देखो ये वाला अगर इसका फोर्स निकालूं मैं, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो ये इस पे जब इसको रिपेल कर रहा होगा बच्चों, ये वाला इसको, तो इसी लाइन पे फोर्स लगना चाहिए, ठीक है, इसी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही। लेकिन कैसा फोर्स लगेगा, ये इसको अवे वाला फोर्स लगाएगा, यानी इधर को लगेगा। लेट्स सी इसका F1 है, इसको F1 मान लो, ठीक है। हमें तो नेट चाहिए सब कुछ। ये 3 बंदे हैं, तीनों के तीनों उसकी पिटाई करने वाले हैं, एक तरीके से ऐसे समझो। थर्ड वाला ये ज्वाइन करने वाली लाइन है, इधर लगा देगा फोर्स, तो उसका फोर्स इधर आएगा इससे अवे, दैट इज थर्ड वाला। अब बचा ये 2 वाला। पहले 2 को जिस पे फोर्स लगा रहे हो और जिसकी वजह से लगा रहे हो उसको ज्वाइन करना होता है, और उसी लाइन के अलोंग इस पॉइंट पे फोर्स इधर जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दैट इज F2। तो बच्चों इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। डिफिकल्ट तो है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो अब पिछले वाले क्वेश्चन में 2 फोर्स लग रहे थे, यहाँ पे 3 लग रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें F1 और F3 को, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है गाइस, है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी लाइन पे जाना चाहिए जिस पे F2 है, क्योंकि ये उसी के बीच में सेम एंगल बनाते हुए जा रही है। यानी इस पॉइंट को अगर हम A मान ले कैपिटल, तो देखो इधर लग रहा है F1, और F1 की अगर मैं वैल्यू लिखूं F1 इसकी और इसकी वजह से है, तो ये आएगा KQ कैपिटल Q, और यहां से यहां तक डिस्टेंस है A²। ध्यान से समझना भाई। और F3 भी सेम ही है, इसके इक्वल देखो, तो इसका फोर्स इधर जा रहा है F3, और F3 भी सेम ही आ रहा है KQ इंटू कैपिटल Q ओवर A²। तो देखो दोनों फोर्स ही सेम आ गए। अगर ये दोनों सेम आ गए, इनका रिजल्टेंट इधर ही जाएगा ना। और जब दोनों सेम होते हैं और दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल होता है, अभी निकाला था हमने √2F निकाला था, यस। और इसी लाइन पे पॉइंट ए पे एक फोर्स सेम लाइन पे पहले से ही है, दैट इज F2, जो कैपिटल Q और कैपिटल Q के बीच में है। वाओ सर, अगर इनका रिजल्टेंट इस लाइन पे है और एक F2 पहले से है, तो ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो ए पॉइंट पे मेरे बच्चों ध्यान से समझो, ए पॉइंट पे दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, √2F भी और पहले से F2 भी। जब 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो और उस पॉइंट पे नेट फील्ड निकालना हो, नेट फोर्स या फील्ड व्हाटएवर फोर्स पूछ रहा है, तो उनको ऐड कर दो, उनका एडिशन के इक्वल होगा, यानी F2 प्लस √2F। F2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स। तो हमें पता चार्ज, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये 90, ये साइड A, ये साइड A, 90 के सामने हाइपोटेनस पाइथागोरस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट, तो ये आएगा √2A। इतना तो समझ जाओगे। तब इसकी निकालोगे तो K, दोनों QQ है और उनके बीच के डिस्टेंस √2A है, इसका होल स्क्वायर प्लस √2 और F किसको माना आपने, F3 और F1 की सेम वैल्यू आ रही है, तो उसको लिख देंगे KQQ बाय A²। इसको सॉल्व कर लेना, कॉमन वॉमन ले लेना, आंसर बन जाएगा, बात खत्म। डिफिकल्ट सा लगने वाला आंसर, क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगेगा अगर आपने टेक्निक समझ ली। क्वेश्चन को सॉल्व करने के धरती के चांद सितारों, बेस्ट तरीके से अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा, आपका डर भगा दूंगा, और किसी भी एग्जाम को जब आप अटेम्प्ट करके आएंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं होता, आप कितना भी पढ़ के जा रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन या कोई भी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं बन सकता बॉस, ठीक है। तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास डायपोल से रिलेटेड, यानी फ्लक्स और डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चन की भी बात करेंगे, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर की बात करेंगे, राइट। सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन। आप बढ़िया से पढ़ लो, उसमें जो डेटा गिवन है भाई उसको देख लो, उसमें कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, उसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है। वेरी अमेजिंग तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो भाई, उसने बोला इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट।
डायपोल की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यानी भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इस तरीके से आप बना सकते हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 2 × 10⁵ एंड न्यूटन पर कूलम। ओके, सो डायपोल की बात कर रहा है बॉस, एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री दैट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू दिस, है ना। मतलब जो डायपोल है वो किसी एंगल पे रखा है, सपोज करो डायपोल मोमेंट इधर को एक्ट कर रहा है और इसके बीच में जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, और इसका डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है सर डायपोल मोमेंट, दैट इज 4 न्यूटन मीटर, नहीं सॉरी टॉर्क दे रखा है, इस पे जो टॉर्क लगेगा, इस पे जो टॉर्क लगेगा वो दे रखा है दैट इज 4 न्यूटन मीटर। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो यार, टॉर्क का क्वेश्चन बन जाता है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, द चार्ज ऑन द डायपोल ऑफ द डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर। अगर उस डायपोल की जो लेंथ है, सपोज करो यहाँ पे चार्ज है -q और यहाँ पे चार्ज है +q, तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ होती थी, याद करो उसको 12 लिखते थे, और वो आपको दे रखी है दैट इज व्हाट, द डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। तो गाइस ये डायपोल लेंथ है, तो पूरी की पूरी लेनी है, ऐसे मत करना कि एल निकाल लेना यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करके, टोटल लेंथ हम मानते थे, ओवरऑल इसको आप डी मान सकते हो कुछ, है ना। So that is 2 centimeter. Everything is given, so we have to find the charge, I think. So निकालना क्या है सर, हमें निकालना चार्ज ऑन द डायपोल, चार्ज ऑन द डायपोल निकाल लेंगे सर। हमें पता है गाइस टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE sin ऑफ थीटा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, सब्जेक्टिव आ सकते हैं, जो वो डायरेक्ट से हो जाएंगे, मतलब आप आराम से कर सकते हैं। सो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 4, और डायपोल मोमेंट आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 × 10⁵, और साइन ऑफ थीटा दे रखा है 30 डिग्री। तो इसको आप लिखेंगे, और देखो डायपोल मोमेंट तो हमारे को पता है कि भाई चार्ज इनटू डायपोल लेंथ का प्रोडक्ट होता है, चार्ज ले लो क्यू, डायपोल लेंथ आपको दे रखी है ये वाली, डी की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 सेंटीमीटर है गाइस, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये गलती मत कर लेना। तो यहाँ पे आएगा 2 × 10⁵ इंटू साइन 30 1/2, ये हो जाएगा कैंसिल बॉस, तो यहाँ से आ गया इजिली आपका चार्ज। तो दैट इज 2 × 10⁻³ बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा तो Q आ जाएगा 2 × 10⁻³ यानी 2 मिली कूलम आप कह सकते हो उसको, अगर मिली कूलम में आंसर दे रखा होगा, अदरवाइज 2 × 10⁻³ भी आप लिख सकते हैं। मिली कूलम में है तो दैट इज ओके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करके जाना है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, तो उसके थ्रू क्या होगा, हमारा फॉर्मूला एक और फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो दैट इज ऑसम थिंग कि हमारा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाना चाहिए, और जो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे, किसी भी टाइप के आएंगे, हम उनको करके आए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो भाई उसमें बोला इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज Q एंड -Q, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L, मतलब डायपोल के जो चार्ज है उनके बीच के डिस्टेंस L दे रखी, तो डायपोल लेंथ ही मानेंगे हम उसको, ठीक है। एंड द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों मैं आपको बता दूं, डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब भी ऐसे बोलो, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डायपोल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर वो आपको बोले स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डायपोल की डायरेक्शन यानी P वेक्टर की डायरेक्शन E वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, मतलब उसका एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। जब व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के अलोंग आपका डायपोल होना चाहिए, उसी की डायरेक्शन में, मतलब अगर इधर -Q चार्ज है तो इधर +Q चार्ज होना चाहिए, और डायपोल की डायरेक्शन देखो ऐसे होगी, डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है ये रही, है ना, माइनस से प्लस होती है ना, तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो दैट इज द एंगल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज 0 डिग्री। ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। फिर उससे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ डायपोल की सिचुएशन में। तो गाइस हमेशा याद रखना, अगर आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल की, उसको U से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला हमेशा होता है -PE cos थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज, बस पुट कर दो। देखो माइनस का ख्याल रखना, माइनस में होती है, और P इज द डायपोल मूवमेंट, क्या वो दे रखा है हमारे को, नहीं दे रखा है, तो उसको एज इट इज लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एज इट इज लिख लेंगे, cos ऑफ 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा -PE cos 0 1 होता है। और आपका जो आंसर्स इसमें ऑब्जेक्टिव तरीके से दे रखे हैं वो आपका P की वैल्यू पुट करके दे रखे हैं, मतलब हम डायपोल मूवमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, और आप सबको पता ही है डायपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डायपोल के बीच की लेंथ, आई मीन चार्जेस के बीच की लेंथ, तो ये आ जाएगा -QL × E, दिस इज योर एनर्जी। तो यार ये एनर्जी है, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो भाई रोटेट कराने में जो वर्क करना पड़ता है उसके लिए फॉर्मूला आप ये याद रखें, -PE दैट इज cos ऑफ थीटा 2 - cos ऑफ थीटा 1।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आता रहता है, तो इसी में मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर लूंगा, तो आपको बता दूंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, जैसे इनिशियली डायपोल अगर ऐसे रखा है और उसको बाद में आप रोटेट कर देते हो, तो इनिशियल एंगल क्या है, दैट इज θ1, आफ्टर रोटेशन एंगल क्या होगा, दैट इज θ2, यहाँ पुट कर देंगे। पी आपको पता ही है, ई आपको पता ही है, जो भी क्वेश्चन होगा आराम से सॉल्व हो जाएगा, एंगल पर ध्यान देने का बस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए मस्त तरीके से मस्ती मस्ती में आप सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक ऑसम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी भी होता है बच्चों के लिए, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम में आने के लिए, और अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, चलते हैं बॉस। चलो भाई लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन ऑसम क्वेश्चन माना जाता है। अगेन आई रिपीट, तो आपको बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ इसको समझना है, करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार देखे गए कि एज इट इज हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसने बोला है हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 25 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन को देख के पढ़ के समझ सकते हैं। इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बच्चों, ई वेक्टर 50x i कैप, मतलब ई वेक्टर 50x i कैप मतलब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, आई कैप से ये पता चल रहा है। सो वो पूछ रहा है कि बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा थ्रू द सिलेंडर, सिलेंडर से नेट फ्लक्स कितना पास होगा, ठीक है। और डायग्राम दे रखा है, ये जरूर ध्यान रखना है, चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर फ्लक्स के पास होने से कितना चार्ज क्लोज्ड होगा वो भी निकालना है, कितना चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है वो भी निकालना है, और डायग्राम को फॉलो करते हुए। तो डायग्राम इज गिवन वेरी क्लियरली, सो बिना डायग्राम के आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, तो आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा, ठीक है बॉस। तो हियर वी गो, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस गाइस। और जो सिलेंडर है वो कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस तरीके से यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन है, और ये एंड इसको एंड 1 मान लो और इसको एंड 2 मान लो। जो क्रॉस सेक्शनल एंड है ना सिलेंडर का, वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, और इसकी इटसेल्फ जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है, मतलब इसकी जो लेंथ है सिलेंडर की ये भी 1 मीटर है, और ओरिजिन से कितनी दूर है ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको आप समझो, फिर ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया इसका, ठीक है। अब उसने पहले ही बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। सर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखते रहेंगे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और बस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वो चेंज करेगा, बट आप करेंगे कैसे, आपको डिफिकल्ट से लगने वाला क्वेश्चन भी आप इजी कैसे करके आएंगे, दिस इज आवर मेन मोटो, इसको सॉल्व करना आपने सीखना है। तो ठीक है सर, तो पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं, बस जो पूछा फिर वो अपने आप हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 50x यानी वेरिएबल है, x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा पहली बात, और x एक्सिस पे काम कर रहा है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर से आएगा ऐसे, और आप देखो इस वाले एरिया में एंटर करता हुआ दिखाई देगा यहाँ से, मतलब यहाँ से एंटर करके इसके अंदर जाएगा सिलेंडर के, और इससे बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले से, इस एरिया से बाहर निकलेगा। आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले सरफेस से, जो सरफेस आप देख पा रहे हो उसका क्रॉस सेक्शनल, इससे एंट्री लेगा, यहाँ पे एंट्री कर रहा है और इससे बाहर निकल रहा है। और बच्चों किसी भी सरफेस में जब फ्लक्स एंट्री करता है तो वो नेगेटिव लेते हैं, और जब बाहर निकलता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर देखोगे, मेरे हाथ की डायरेक्शन इधर ही है, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही है और ई वेक्टर भी इधर ही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेरी तरफ है ऐसे, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो एंट्री पे फ्लक्स होगा दैट इज नेगेटिव जो भी होगा, और यहाँ जो एग्जिट पे फ्लक्स होगा दैट इज पॉजिटिव। बस इतना ख्याल रखने का बॉस, हो जाएगा। तो यहाँ से एंट्री ले रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पहला क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और जो दूसरा क्रॉस सेक्शन है उसकी डिस्टेंस देखो यहाँ से कितनी है, 1 + 2 यानी 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो फ्लक्स तो अलग अलग होगा, ठीक है। तो करें कैसे सर, तो बच्चों हम सबको पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है और किसी एरिया क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहा होता है तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट कि जो फ्लक्स है भाई वो होता है ई ए, है ना, प्लस माइनस उसका हमने ले लिया क्योंकि cos थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है तो cos 180 माइनस कर देगा उसको, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है cos 0 1 कर देगा, तो हमें इसको लेने की भी जरूरत अब नहीं है। ये होता है फ्लक्स। अब अगर इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स चाहिए आपको, नेट फ्लक्स, तो वो कैसे निकालेंगे, 1 क्रॉस सेक्शन पे कितना है एंट्री पे, φ1, ये कितना है φ2, लेकिन एंट्री पे जो फ्लक्स है वो कैसा है, नेगेटिव। क्लियर है, देख लो भाई, यहां से एंटर कर रहा है, इसका एरिया इधर है, अपोजिट है, ध्यान से समझना है। एंट्री पे जब वो एंटर करे किसी सरफेस में तो नेगेटिव लेते हैं, बाहर निकले तो पॉजिटिव लेते हैं बॉस। और फ्लक्स होता है बी इंटू ए, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, सॉरी फॉर नॉट बी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ले लेंगे, तो लेट्स सी E1, और एरिया तो सेम ही रहेगा दोनों साइड में, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, ऑब्वियसली E2 होगा, और एरिया कितना होगा सर, ऑब्वियसली सेम रहेगा, ए ही रहेगा।
ठीक है सर, क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 50x पे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस। ऑरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो अलग हो जाएगा क्योंकि वो डिस्टेंस x पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देखो माइनस, जब वो आप पुट करोगे 50 इंटू एक्स, एक्स कितना है? ऑरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस 1 है। एरिया क्या लेंगे इसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों दे रखा होगा एग्जाम में, आई मीन आपके क्वेश्चन में, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर में -4 कर देंगे, प्लस E2 को क्या लिखेंगे? 50 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू ऑरिजिन से यहां तक दैट इज 2, और एरिया एज इट इज रहेगा 25 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो भाई लोग 20, ये वाली वैल्यू तो देखो सेम ही रहेगी ना भाई लोग, ये वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो ये नेगेटिव में है, तो आप देखो अगर इसको 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू 50, ये पूरा कॉमन आ रहा है और ये -1 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है बस, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। तो 50 इंटू 25, ठीक है, तो ये एक साथ लिख लो, इंटू दिस इंटू 5 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा 3, क्योंकि ये 1 बचेगा और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 125 इंटू 10⁻�3, और ये आ जाएगा 0.125 इतना वेबर। खत्म कहानी। देखो ये तो हम कर ही लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, कि हाउ टू अप्लाई, हाउ टू फाइंड द फ्लक्स एंड ऑल। तो भाई जो आंसर आ रहा है आपका फ्लक्स नेट, जो फ्लक्स आ रहा है इस सिलेंडर से जो पास होगा दैट इज 0.125 वेबर इसकी यूनिट है, ये फ्लक्स आएगा। और धरती के चांद सितारों, अगर आपको चाहिए कि इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो गॉस लॉ आप सबको पता है, तो 4 चार्ज यू कैन यूज, फाई इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, तो एप्सिलॉन नॉट 8.85, ये वैल्यू आप सबको पता होती है, और इन दोनों की जब वैल्यू आप पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन बन भी जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12, और इसकी वैल्यू आई है 0.125। बच्चों इसको सॉल्व करो और इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ रखा है भाई इसका। दैट इज, व्हाट इज दैट आंसर? 1.1 इंटू 10⁻12 आ रखा है, ठीक है, 1.11 इंटू 10⁻12 इतना कूलम इसका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, बात बन जाएगी। तरीका क्या है? ये रहा तरीका, ठीक है। तो चार्ज निकालने के लिए तो फ्लक्स ही चाहिए, तो मेन टारगेट हमारा फ्लक्स कैसे निकालना है। तो डिफिकल्ट से लगने वाला क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे और देख के जाएंगे इस कंप्लीट सीरीज को, क्योंकि न्यूमेरिकल की सीरीज है, आपके बोर्ड एग्जाम में स्ट्रांगली आपको स्ट्रांग बना के जाएगी और आगे आपके कॉम्पिटिशन में भी हेल्प करेगी 101%, क्योंकि तब तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख चुके होंगे, है कि नहीं बॉस? अब चलते हैं आगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑसम क्वेश्चन है, क्योंकि उस कैटेगरी के क्वेश्चन भी काफी देखे गए आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में, जेईई मेंस एग्जाम में, सब में आते हैं, तो बेस्ट है। और उसका डेरिवेशन भी आपने किया, थिन शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो यार देखो यहाँ पे एक थिन शीट आपको दे रखी है, लेट्स सी। देखो यहाँ पे 2 शीट की वैसे बात कर रहा है, 2 लॉन्ग चार्ज्ड प्लेन शीट ऑफ चार्ज, डेंसिटी सिग्मा एंड -2 सिग्मा, दे आर अरेंज्ड ओके वर्टिकली विद ए सेपरेशन ऑफ डी बिटवीन दैम। मतलब 2 शीट ले लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से ही मान लेंगे, शीट ऑफ जो भी है इस तरीके से मान लेते हैं। एक शीट ये है सपोज करो, और एक ये है, ठीक है, और इनको एक दूसरे के आमने सामने हमने रख दिया इस तरीके से। इस पे जो चार्ज दे रखा है पॉजिटिव है, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। इस पे जो चार्ज दे रखा है बच्चों वो नेगेटिव है, इसकी चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा है। एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं ए, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं बी, और एक इसके बीच में कहीं पे सी, ठीक है। और इस एक थिन जो शीट होती है जिसपे चार्ज गिवन हो, जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, उसका डेरिवेशन तो आपने ऑब्वियसली किया होगा, राइट। मैंने हालांकि सीरीज में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि उसको हर बच्चा प्रैक्टिस करके रखता है, तो दैट इज द फेवरेट साइड कि आपने उसको प्रैक्टिस जरूर करा होगा, ठीक है गाइस। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं फॉर द मोमेंट कि एक शीट आप ऐसी लेते थे और उस पर चार्ज देते थे, ठीक है, और याद दिला रहा हूँ इसको, फिर थोड़ा सा चार्ज कोई क्लोज्ड बनाते थे, फिर एक सिलिंड्रिकल सरफेस बना लेते थे बोथ साइड, और फिर इसको आप प्रूव कर लेते थे भाई कितना यहाँ पे फ्लक्स होगा, और उस गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे यहाँ पे आप निकाल सकते हो बोथ साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। तो एक शीट है जिसपे सिग्मा अगर चार्ज डेंसिटी है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता था, ये आपने ध्यान रखना है। एंड इसी का एप्लीकेशन है, ये 2 शीट दे दी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। फिर उसने पूछा है जो पहली है, ये वाली पहली है, ये दूसरी, इसके लेफ्ट में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो दोनों की वजह से, फिर सेकंड वाली के राइट में निकालो और दोनों के बीच में निकालो, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो कैसे करोगे। देखो यार एक चीज और बता दूं, किसी भी थिन शीट का जो चार्ज शीट होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट कितनी दूर है वहां से उसकी डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है, आई मीन उस पर डिपेंड नहीं करता है।
सो इट इनडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट की पोजीशन, वो जो पॉइंट है उसके पास है, दूर है, कहाँ है, कोई मतलब नहीं है। इट ओनली डिपेंड अपॉन द गिवन चार्ज डेंसिटी टू द शीट, राइट। चार्ज डेंसिटी चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा बॉस, ये याद रखने का, ठीक है। देखो अगर ए पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो दोनों की वजह से, सबसे पहले देखो दोनों शीट पे जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है, किस पे प्लस है किस पे माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे को अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है। तो देखो सबसे पहली जो शीट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसकी वजह से ये इस पॉइंट को रिपेल करेगा, तो इधर जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E1 पहली वाली का। दूसरी वाली पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फील्ड जाएगा बच्चों इधर को। तो दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो भाई नेट फील्ड क्या होगा, इनका डिफरेंस ही होगा, देख लो आप। तो हम निकाल लेंगे E1 माइनस E2। लेट्स सी मैंने ऐसे कर लिया, आप E2 माइनस E1 भी कर सकते हो। लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का या तो प्लस साइन आएगा या माइनस, तो वो आप बता देंगे कि क्या कारण है इसका। तो देखो E1 अगर आप निकालोगे यानी इसका पहले की वजह से, बच्चों ध्यान से देखना, इन दोनों प्लेट पे कोई भी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी चेंज होती है फॉर्मूला तो चेंज हो जाएगा। आपने याद क्या रखना है, इस सीट पे जो भी चार्ज डेंसिटी दे रखी है उसका हाफ करना है और डिवाइड में एप्सिलॉन नोट कर देना, सिंपल, राइट। माइनस E2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पे जो भी चार्ज डेंसिटी है, अगर माइनस है तो भी मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, उसका हाफ करना है यानी 2 सिग्मा बाई 2 और डिवाइड में एप्सिलॉन नोट करना है, बस। वट एवर द चार्ज डेंसिटी गिवन टू द शीट, राइट, उसको हाफ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट करते हैं, ये याद रखना, फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, और माइनस मत लेना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये माइनस का मतलब इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो अट्रैक्शन में यूज हो गया, फिर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं जब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो भाई ये आ जाएगा 2 कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट ही बचेगा, तो आप देख सकते हो इसका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा आपका सिग्मा माइनस 2 सिग्मा और बच्चों आ जाएगा माइनस सिग्मा बाई, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हाफ है ये कंप्लीट है, ये माइनस में ज़्यादा है तो यही बचेगा। सो दिस इज योर आंसर। और ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि भाई ये E1 में से मैंने E2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये नेगेटिव में आ रहा है निकल के, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इस पर जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेसिकली वो इसके अपोजिट होगा जो हमने माना है, ठीक है। तो अगर आप E2 माइनस E1 निकालते तो ये प्लस में आता, तो E2 ज्यादा होता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे इधर को होगा, पॉइंट ए पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स द प्लेट होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द प्लेट। और अगर E1 माइनस E2 सॉल्व करते हुए प्लस आता तो फिर वो इधर ही जाता, अवे जाता, डायरेक्शन तो आप बता ही देंगे, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं बी पॉइंट पर, देखो बी पॉइंट पर फिर से दोनों की वजह से निकालो एज इट इज। इसके पास वाली है E2, तो E2 नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगी ऑब्वियसली इसको, और दूर वाली जो है वो पॉजिटिव है तो वो रिपेल करेगी ऑब्वियसली, तो दैट इज E1। तो EB पे हम फिर से निकाल रहे हैं E1 माइनस E2, दैट इज E1 माइनस E2, कूल है गाइस। तो E1 माइनस E2 यानी इसका इसकी वजह से, तो क्या होगा सर इसकी वजह से, देखो सिग्मा का हाफ करना है और बाय एप्सिलॉन नॉट, और माइनस E2 इसका हाफ करना है यानी 2 सिग्मा बाय 2 और बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सेम वैल्यू आ रही है माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख लो दोनों शीट के लेफ्ट में देखो या राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहने वाला है बॉस, और मैंने यहाँ पे फिर से E1 में से E2 सब्ट्रैक्ट किया था, ये फिर से नेट फील्ड इधर आएगा, यानी बी वाला नेट फील्ड भी टुवर्ड्स द प्लेट आ रहा है, मतलब दोनों प्लेट लेफ्ट और राइट पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होंगी बॉस, आप ध्यान से समझो, वाओ यस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि बोथ साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, चाहे आप इधर निकालो इधर, वो सेम ही आएगा, आगे के लिए ध्यान रखना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब इनके इन बिटवीन देख लेते हैं गाइस, अगर कोई पॉइंट इनके बीच में है, देखो भाई थर्ड पार्ट आई है इसका, ठीक है। तो पहले वाले की वजह से चूंकि प्लस है तो इधर जाएगा E1, और दूसरे वाला इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव है तो ये भी इधर जाएगा, दैट इज E2। तो सी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें दोनों एक डायरेक्शन में, और जब एक ही डायरेक्शन में है तो हम उनको ऐड ही करेंगे ना भाई, एक ही है नेट फील्ड निकालने के लिए। तो E1 कितना आएगा सर इसका, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हाफ करना है, प्लस E2 कितना आएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो गाइस ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला 2 कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आई थिंक हाफ प्लस 1 यानी 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कूल। तो ए पॉइंट पे भी आ गया, बी पॉइंट पे भी आ गया, और आपका ये सी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर अब आपके पास आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो,
एंजॉय के साथ फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। मस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे बॉस। धीरे धीरे आपको हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन मिलता जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज, और वो आपको अब आना चाहिए सॉल्व करना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूं, और बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको सॉल्व करना सीख के अपने एग्जाम में करके आएंगे और कॉन्फिडेंस बना के जाएंगे कि यार इससे पहले तो मेरे पास थ्योरी थी, डेरिवेशन थे, न्यूमेरिकल में उतने हम स्ट्रांग नहीं थे, अब आप स्ट्रांग बनेंगे न्यूमेरिकल में भी, तो कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ आप जाने वाले हो एग्जाम में। ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, मतलब नॉट नीट मेंस लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है जी, मेंस लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, तो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो दैट्स वाई इसको तो डिस्कस करना बनता है। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आते हैं कि आपको सब कुछ पढ़ने के बाद अपना दिमाग, अपने कॉन्सेप्ट सब कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है बॉस। लेट्स से उसने बोला एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट वायर हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आपको याद आ गया होगा, एक लॉन्ग वायर है जो चार्ज्ड वायर है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रूफ हमने किया था एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करके। यस यस यस, याद आ गया। एन इलेक्ट्रॉन इन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड सच दैट it passes through the center and is perpendicular to the plane of the circle. Okay, so find the kinetic energy of the electron in terms of magnitude of its charge and the linear charge density lambda on the wire. फिर ग्राफ भी बनाना है kinetic energy के बीच में with respect to linear charge density। तो ध्यान से देखेंगे। तो यार जो वायर है ना आपका, वो लॉन्ग वायर है, आप देखो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और चार्ज्ड वायर है, और अगर वो एक चार्ज्ड वायर है तो उसके आसपास के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होगा वो भी हमें पता है। फिर उसने बोला कि इससे कुछ दूरी पर लेट्स सी आर डिस्टेंस अवे एक इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज पार्टिकल है, यही बोल रहा होगा वो, ठीक है। सो देयर इज इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ को वो अगर फॉलो कर रहा है तो वो इस तरीके से इसके अराउंड घूम रहा होगा। एक सर्कुलर बनना चाहिए, थोड़ा सा अजीब बना दिया मैंने, तो दैट इज समथिंग अ सर्कुलर पाथ गाइस, ठीक है। इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके वायर के चारों ओर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस वायर के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे वायर के इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए क्यों घूम रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे, ये इस पे नेगेटिव चार्ज है और वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वायर इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, और वायर अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो वायर इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए इसको चाहिए सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों इस पे लग रहा है एक सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, मतलब दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ड्यू टू दिस वायर एक्टिंग एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो चुका है अब आपका बॉस, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, निकाल लेंगे, कोई पंगे वाली बात नहीं है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था गाइस, के Q1, अच्छा इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुआ है वायर के, तो वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, याद करो, लॉन्ग वायर की वजह से उसके पास के किसी भी पॉइंट पे, लेट्स ये पॉइंट P है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था गाइस वो होता था दैट इज 2k लैम्डा बाई r, या तो आप ऐसे लिखते थे या लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। याद आया, प्रूफ भी किया था, लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से, राइट, उसके पास के किसी भी पॉइंट पे r डिस्टेंस अवे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यही होता है, ये हमने प्रूफ भी कर रखा है। तो बस इसकी जगह तो आप लिखेंगे, और हमें पता है फोर्स होता है Q इंटू E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, और इसको लिखेंगे आप mv² बाय r, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस भी है इसके सर्कल की। तो चार्ज ले लेंगे इलेक्ट्रॉन का E, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम लिख लेंगे दैट इज 2k लैम्डा और बाई r, और बच्चों आ जाएगा mv² बाई r। r से r आपका कैंसिल हो चुका है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये 2 जो है ना, इधर वाला 2 नीचे लेके जाओ तो यहाँ पे बचेगा k लैम्डा E इक्वल टू, आ जाएगा mv² बाई 2। याद करो ये हाफ mv² है, और ये बन गई काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं बॉस। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई बॉस, दैट इज k लैम्डा E, या तो यही आंसर कर लो या k की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज k दैट इज लैम्डा E ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाना चाहिए। और एक बार आप चेक कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बता सकते हैं, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी गाइस, सिंपल है। अब इसी फॉर्मूले से आपको देख रहा है इसका पार्ट 2, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ चुका है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ वेव, इसकी जो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद सिंगल पावर, तो आप लिख सकते हैं
काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लैम्डा। सो इनका जो ग्राफ बनेगा, यहाँ लिखेंगे आप काइनेटिक एनर्जी और इधर लिखेंगे आप लैम्डा। ऑब्वियसली ये तो इसका लीनियर फंक्शन है, इसकी पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा आपको बनता हुआ। अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है, बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट यूज करने आने चाहिए और सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। डन डन डन, एंड डरने का नहीं, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन करना आना चाहिए कॉन्सेप्ट का, और फिर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। होप सो यू अंडरस्टूड। बच्चों ये थे कुछ बेहतरीन से प्रॉब्लम, बेहतरीन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में आते हैं, आते थे और आते रहेंगे आगे भी बॉस। ठीक है, तो यार इस तरीके से क्वेश्चन आपसे अगर कोई भी पूछेगा तो उस तरीके से आप बना सकते हो। सम टाइम गॉस लॉ के ऐसे भी क्वेश्चन आते हो जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं कि भाई एक क्यूब दे रखा है आपको, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूं और ये आपने किए होंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज रखा है, तो बताओ इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। तो बच्चों फ्लक्स हमेशा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। एडिशनली मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन अलग से करने की जरूरत है भी नहीं है। तो अगर वो टोटल फ्लक्स पूछे इससे कितना पास हो रहा है, तो बच्चों इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना उस पर डिपेंड करेगा। तो एक ही चार्ज है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे। लेकिन अगर इसके हर फेस से पूछे इसके फेस से कितना पास हो रहा है, तो इसके जितने भी फेस है ना बॉस, कितने फेस है एक क्यूब के पास 6, तो हर फेस से इक्वल अमाउंट पास होगा, तो 1/6 अमाउंट पास होगा। यानी ईच फेस की अगर बात करेगा तो आप लिखेंगे Q/6 एप्सिलॉन नॉट, तो बस 6 से डिवाइड कर देंगे अगर ईच फेस से पूछेगा। तो यार सर गॉस लॉ जब हम अप्लाई करते हैं उसमें करते क्या है, मैंने सिखा था जब आपको थ्योरम वगैरह में सिखा रहा था उसका एप्लीकेशन, कि चार्ज मस्ट बी क्लोज्ड। अगर वो ओपन कंडीशन में दैट मस्ट बी क्लोज्ड। बच्चों एक चीज और बता दूं, अगर एक क्यूब दे रखा है और उस क्यूब के ये जो साइड है ना, साइड ये जो फेस है उसकी साइड के किसी मिड पॉइंट पे रखा है, सपोज करो यहाँ रखा है, कहीं भी ले लो आप, मिड पॉइंट पे कोई चार्ज है, तो ये चार्ज क्लोज्ड नहीं है। इसको क्लोज करने के लिए जब भी कभी क्यूब के एक साइड के मिड पॉइंट पे कोई भी चार्ज रखा होगा, उसको क्लोज करने के लिए आपको 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। आप करके देखना घर पे। और अगर ये वाला केस आया तो हर क्यूब से कितना पास होगा, तो हर क्यूब से कितना पास होगा, क्योंकि 4 क्यूब यूज होंगे तो टोटल है क्यूब और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस क्यूब के किसी कॉर्नर पे चार्ज को रख दे, तो बच्चों कॉर्नर वाले चार्ज को उसको सिमेट्रिकली क्लोज करने के लिए आपको टोटल 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। ये याद रख के जाना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब कॉर्नर पे रखा होगा तो 8 क्यूब चाहिए उसको, समझना 8 क्यूब। तो वहां पे जो फ्लक्स होगा उसका हर क्यूब से, क्यूब कितने हैं 8, तो हर क्यूब से कितना होगा 8, 1/8 तो होगा, तो क्यूब से इतना होगा। लेकिन उस चार्ज के कांटेक्ट में कितने फेस हैं, एक के समझो आप, एक आपका रूम है, उसके कॉर्नर को पकड़ लो और उसके कांटेक्ट में कितने फेस है उस रूम के, आपके 3 है, 1 2 3, 3 रिमेनिंग होंगे, टोटल 6 होते हैं। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई यहाँ पे रखा हुआ हर फेस से कितना पास होगा जो उसके टच में नहीं है। जो टच में है उससे तो पास नहीं होगा, जो नहीं है एक क्यूब के 3 फेस से पास होगा, टोटल क्यूब 8 है तो 24। तो अगर आपसे पूछा जाए फेस से कितना पास होगा जब कॉर्नर पे रखा है, तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ये जरूर याद रखना। और एक चीज और बता दूं मैं, कि अगर एक क्यूब है आपके पास, ना तो उसकी क्यूब की साइड के मिड पॉइंट पे रखा है ना कॉर्नर पे रखा है, उसके किसी फेस पे ही रख दिया, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे रख दिया फेस के सेंटर पे, तो इसको क्लोज करने के लिए एक क्यूब और आपको यूज करना पड़ेगा। बस यहाँ पे एक क्यूब आप देख सकते हो और यूज करना पड़ेगा, 2 क्यूब का यूज करके एक क्लोज हो जाएगा सिमेट्रिकली। तो क्यूब से कितना पास होगा, तो 2 ही क्यूब है, तो 2 से एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर दो आप, सिंपल। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको करने आने चाहिए। सम टाइम क्या होता है बच्चों कि वो डायरेक्ट दे देता है आपको, डायरेक्ट कि एक फेस दे दिया, सपोज करो सर एक फेस दे दिया स्क्वायर टाइप का, इसकी साइड जो लेंथ है वो ए है, और इसके ऐसे समझो जो मेरा हाथ है ना ये स्क्वायर है, और इसके सेंटर से बिल्कुल इसकी जो लेंथ होगी, मान लिया ए है, उसके a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है, तो वो तो कैसा है, वो क्लोज तो नहीं है, ओपन है, तो पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो एक रूम बनाना पड़ेगा। ऐसा ही सरफेस यहाँ पे, ऐसा ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे एक छत भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक रूम के अंदर बंद हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इससे ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से a/2, तो इसको क्लोज कर देंगे। और इस फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ये फेस वाला केस है, टोटल 6 फेस लगेंगे इसको बनाने के लिए, क्लोज करने के लिए, यानी Q/6 एप्सिलॉन नॉट।
ऐसा भी क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस वगैरह गिवन होगी, ईच एंड एवरीथिंग, बस आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को पढ़ने। ये कुछ एडिशनल थे, बाकी मैं अभी पोटेंशियल और कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको उसकी भी टेक्निक पता चल जाए और क्वेश्चन अमेजिंग तरीके से आप सॉल्व कर सके। ये मेरी तरफ से आपके लिए एडिशनल, ठीक है। चलते चलते राह में ही मिले कॉन्सेप्ट और उनको हम सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दैट इज रिगार्डिंग टू योर व्हाट इज दैट सर, दिस इज रिगार्डिंग टू योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एज वेल एज कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जल्दी से उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं, देख लो आप भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय दिस। तो बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन होने वाला है। तो 3x² वोल्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है। मतलब बस यहाँ समझने की बात यह है कि जो पोटेंशियल है वो x के टर्म्स में, दैट इज द वेरिएबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, x के वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, दैट इज नॉट अ कांस्टेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,0,2 मीटर, एक पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 102। तो पहला कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली x के लिए, दूसरा y के लिए, तीसरा जो 2 है दैट इज फॉर z। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो केवल x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे y और z की हमें कोई जरूरत नहीं है। और याद करो, पोटेंशियल हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूछे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, आप सबको पता है, दैट इज E इक्वल टू माइनस dV/dr। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दैट पोजीशन, दैट डिस्टेंस, व्हाटएवर जिसके टर्म में गिवन होगा। अगर r की जगह x है तो x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y होता तो y की, z होता तो z की, अगर तीनों होते तो तीनों लेते, पार्शियली डिफरेंशिएट करके नेट निकालेंगे। फिर यहाँ सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लिखेंगे Ex माइनस dV/dx, बस माइनस का ख्याल रखना बस, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, देखो 3x² का डिफरेंशिएशन आएगा 6x। ओके गाइस, तो डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, दैट इज माइनस 6x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इंटू x की वैल्यू दे रखी है आपको कोऑर्डिनेट में, दैट इज 1। सो दिस इज 1 माइनस 6 वोल्ट और dV/dx, तो यही से देख लो आप पर मीटर, वोल्ट पर मीटर Ex आएगा। तो दिस इज द आंसर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो -6 वोल्ट पर मीटर आ रहा है, और -6 वोल्ट पर मीटर आ रहा है, मतलब x एक्सिस पे है तो नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा। तो दिस इज द आंसर, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर बच्चों में इसमें एडिशनली आपको बताऊं, पोटेंशियल कुछ ऐसे गिवन होता है। अब x में कुछ भी गिवन हो, जैसे 5x² + 4x - 2, ये सिंगल वेरिएबल ही माना जाएगा। यू जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, हो जाएगा। तो ये करो, वो करो, कुछ भी करो। अगर v होता 2y + 10 तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अगर v होता बच्चों 2x² + xy + 10, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता। तो देखो, जो अब पोटेंशियल है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और y भी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल दो वेरिएबल डिपेंडेंट है, x और y। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों ही डायरेक्शन में आपको निकालना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू y, और उसके बाद नेट निकालोगे। तो जब भी पोटेंशियल 2 या 3 वेरिएबल डिपेंडेंट हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर x एक्सिस पे है तो i कैप, y एक्सिस पे है तो j कैप, z एक्सिस पे है तो k कैप। और बच्चों Ex अगर निकालना है तो पहले हम उसको निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस का डिफरेंशिएशन, उस समय y को कांस्टेंट मानेंगे, फिर निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में तो dV/dy, और उसमें हम x को कांस्टेंट मानेंगे, एंड सो ऑन। z के रिस्पेक्ट में होगा तो x y को कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने x और y के रेस्पेक्ट में ही दिया है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, Ex Ey की जो भी वैल्यू आएगी वहां पुट करेंगे, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। और अब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, फिर अंडर रूट में a² कोफिशिएंट ऑफ i कैप और प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर करते जाएंगे, जो भी होगा मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये वाला तरीका अगर आ गया क्वेश्चन तो इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। बाकी ये आपका क्वेश्चन था और इजीली आपने सॉल्व कर लिया इन योर एग्जामिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या है, कैसा है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बॉस, मजा आ रहा है। तो यार देखो, प्रैक्टिस करते रहना, सीरीज कंप्लीटली आपके लिए है, आपको एक बेहतरीन एज देगी, कॉन्फिडेंस देगी, बढ़िया परफेक्ट तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें, सीरीज को फॉलो करते हुए अपना रिविजन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस बनेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लास्ट मोमेंट तक, जब तक एग्जाम नहीं आ जाता तब तक आप बिजी रहेंगे अपनी स्टडीज में, अपने कॉन्सेप्ट को लर्निंग करने में, उनको अप्लाई करने के लिए सीखने में, और जो आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस था कहीं वो वापस आ जाएगा 100%।
बाकी आप हंसते रहे, मुस्कुराते और पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बॉस, नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी होती है और इस पे भी क्वेश्चन आने के काफी चांस बने रहते हैं और बहुत बार आए भी है। उसने बोला 4 चार्ज है, -q प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2l। ठीक है। ओके, सो दिस इज, यहाँ पे इसने माइनस ले लिया, यहाँ पे इसने प्लस ले लिया, कि ये प्लस लिया माइनस लिया, कैसे लिया क्या लिया, हाँ चलो देख लेते हैं। तो उसने क्या बोला है भाई, देख लो। उसने बोला है कि स्क्वायर है, देख लेना भाई मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया डायग्राम, सो चेक कर लेना। तो यहाँ पे उसने बोला है ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बोला है यहाँ पे पॉजिटिव है और इस साइड पे दोनों नेगेटिव है। आई थिंक ऐसे कुछ होना चाहिए। और इसी स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो हर जगह 2l, ऑब्वियसली ये भी 2l, ये भी 2l, दिस एंड 2l। ओके, अब वो बच्चों बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिड वे बिटवीन द टू चार्ज Q एंड प्लस वाले के बीच में। तो ये तो और आसान हो गया एक तरीके से अगर देखा जाए। उसने बोला जो प्लस चार्ज है ना, ये जहां पे भी रखे इनके मिड वे में, एकदम मिड पॉइंट ले लो, उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो ए पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो मतलब ये चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। तो चूंकि स्केलर है तो चार्ज का जो साइन होगा वो एज इट इज लेना पड़ेगा। तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद द साइन और डिस्टेंस देख लेंगे। तो 4 चार्ज है, सबकी वजह से आएगा। तो ए पॉइंट पर नेट फील्ड आएगा बच्चों, वो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 सबकी वजह से। ठीक है, इसको मान लो 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, बहुत आसान हो गया। देखो तो V1 कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से। तो इसका चार्ज पता होना चाहिए और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जहां पे निकाल रहे हो उस वहीं तक के डिस्टेंस। तो हमें पता है पोटेंशियल पॉइंट चार्ज होता है KQ/R, तो हम लिखेंगे KQ, इसका चार्ज है Q और R यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस। भाई हमें पता है ना पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये टोटल है 2l, तो ये होगी l, तो दिस इज l प्लस इसका भी सेम ही रहेगा, दैट इज KQ/L प्लस V3। देखो V3 यानी ये वाला मतलब थर्ड चार्ज नेगेटिव है, पहले इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो, तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ज्वाइन करने से जो डिस्टेंस आएगी। तो ये हमें तो नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस हमें पता है सर l है, ये पूरी 2l है, तो ये पाइथागोरस से कितनी होगी √L² प्लस 2l का स्क्वायर और 2 2 4 5 यानी √5l होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम KQ यानी K-Q, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज पे रहेगा एज इट इज, और डिस्टेंस आएगी √5 × L। सिमिलरली V4 इसका भी सेम ही रहेगा, जब इसको ज्वाइन करोगे डिस्टेंस भी ये सेम ही आएगी, तो सेम ही हो गया, तो प्लस K-Q और बाय √5 × L। बच्चों ये देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम ही है, दैट इज 2KQ/L। ये दोनों ऐड हो जाएंगे -2KQ/√5 × L। कॉमन ले लो आप, अगर कॉमन ले सकते हो, वैसे तो आंसर आ चुका है, दैट इज 2KQ/L कॉमन आ रहा है यहाँ से। और गाइस यहाँ पे बच रहा है आपका 1 और यहाँ बच रहा है 1/√5। बस यहीं पे सॉल्व करके आ जाना। ऑब्जेक्टिव हुआ तो थोड़ा सा और देख लेना एलसीएम वगैरह लेके जो भी होगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। के की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, है ना, क्वेश्चन पे ऑप्शन में डिपेंड करेगा। ठीक है, के की वैल्यू पुट करनी है कि नहीं, बाकी है आप कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, समथिंग आपके सामने है। ओके बॉस, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो गाइस आप समझ रहे होंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी डिफिकल्टी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। देखो फॉर्मूले, कंसेप्ट, कैलकुलेशन ये सब पता होना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस में आपको बहुत अमेजिंग तरीके से करा रहा हूँ। अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हारे फिजिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं यही डिस्कस करूंगा। बाकी हर चैप्टर में क्वेश्चन 5, 6, 7, 4 इस तरीके से ही मिलेंगे आपको, नॉट मोर देन दैट। बट उससे क्या होगा, पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा, किस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे आते हो, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो अच्छी बात तो हमारे लिए यही होने वाली है बॉस। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के भी काफी चांस होते हैं, लेकिन अगेन वंस अगेन दिस इज ऑल्सो ईजी। अगर आपको थोड़ा सा रिविजन कर रखा है, अच्छे से आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। व्हाट इज दैट? तो उसने बोला एक ट्राइंगल है भाई, ठीक है सर, उसने बोला एक ट्राइंगल है और इसके वर्टेक्स पे जो है चार्ज रखे हुए हैं कुछ, देख लो भाई, और यहाँ पे +4 माइक्रोकुलम चार्ज है, यहाँ -4 माइक्रोकुलम चार्ज है, यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम चार्ज है, और ट्राइंगल की जो ईच साइड है बच्चों वो 2 है और 2 मीटर है, सेंटीमीटर है, दैट इज मीटर, हाँ यस दैट इज 2 मीटर। तो 2 मीटर की ये साइड है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हर वर्टेक्स पे चार्ज है। तो पता है क्या पूछ रहा है, देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक जब भी पूछेगा तो पूरे सिस्टम की एनर्जी होती है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस चार्जेस, ठीक है, ऑफ 3 चार्जेस यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको याद दिला दूं गाइस, अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q1 और इसकी R डिस्टेंस अब एक चार्ज रखा है Q2, तो ये एक सिस्टम है 2 चार्ज का।
दो चार्ज मिलके एक एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि सिंगल चार्ज की एनर्जी दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज से मिले, एटलीस्ट उसमें पेयर होना चाहिए, मतलब दो चार्ज तो होने जरूरी है एक एनर्जी बनाने के लिए। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना, दो ही चार्ज है यहाँ पे। तो इसकी एनर्जी को लिखेंगे के Q1 Q2, मतलब दोनों चार्ज का प्रोडक्ट एंड इनके बीच की डिस्टेंस बस। एंड पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 विद प्रॉपर साइन, प्लस चार्ज है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस के साथ ही पुट करेंगे, क्योंकि ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अंडरस्टूड? यस। अब देखो चूंकि इसमें तो तीन चार्ज है सर, तो हर दो चार्ज एक एनर्जी बनाएंगे, मतलब एक पेयर बनाएंगे। तो कैसे सर? देखो ये वाला इसके साथ एक एनर्जी बना लेगा, -4 + 4 के साथ, और -4 2 के साथ भी एक एनर्जी बनाएगा, मतलब दोस्ती तो इसके साथ भी करेगा। अब जो +4 है वो 2 के साथ भी तो करेगा, बस तीन ही पॉसिबल है, देखो इसमें, है ना, तीन पेयरिंग ही पॉसिबल है। इसने दोस्ती की इसके साथ, ठीक है सर, या आप बोलो इसने दोस्ती की इसके साथ, बात तो एक ही है, मैं आपका दोस्त आप मेरे दोस्त, दोस्ती फ्रेंडशिप तो एक ही होगी ना भाई, है ना। तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा, फिर ये 2 4 के साथ बनाएगा, 4 और -4 की बची है तो ये भी बना ले, तो टोटल 3 बनेंगे यहाँ पे। तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी आएगी बच्चों वो आएगी इसकी और इसकी, है ना, मान लो 1 to 2 की, इसको 1 मानो, उसको 2 मानो और इसको 3 मानो, ठीक है, ये चार्ज 3 है, फिर बनेगी आपकी 2 और 3 की, फिर बनेगी 1 और 3 की, सिंपल। अब देखो जब 1 और 2 की, यानी इसकी और इसकी एनर्जी निकालोगे, फॉर्मूला है ना KQ, इसका है -4, है ना, और माइक्रो में ही लेके चल रहा हूं मैं, तो दैट्स वाई आप इसको याद रखेंगे एज इट इज, ठीक है गाइस। तो जो आंसर बनेगा इसका, वैसे तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ बॉस, चलो लिख लेता हूँ, मेरा क्या जा रहा है, सो दैट इज -6, ठीक है, मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ। तो 2 को लिखेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁶, और इनके बीच की डिस्टेंस तो मीटर में ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, +2 हो गया, ठीक है। फिर आएगा 2 और 3 के बीच, यानी 2 और 3 यानी इसके बीच में, तो K 2 × 10⁻⁶ × 4 × 10⁻⁶, और इनके बीच की डिस्टेंस भी 2 ही है। फिर इन दोनों के बीच बच्चों, तो K -4 × 10⁻⁶, ठीक है, इंटू 4 × 10⁻⁶, और उनके बीच की डिस्टेंस तो 2 ही है, ठीक है। बस इसको आपने सॉल्व करना है, अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा है नहीं आपके पास, ये कैंसिल कर देंगे आप, तो यहाँ माइनस आएगा और ये ऐड हो जाएंगे, तो -4K × 10⁻12 बचेगा, और प्लस ये देखो 2 कैंसिल, यहाँ प्लस का 4 बचेगा, यानी 4K × 10⁻12 बचेगा, और यहाँ पे 2 से जब कैंसिल करोगे तो 2 × माइनस, तो माइनस का 8K बचेगा × 10⁻12, और बच्चों ये और ये इक्वल है तो कैंसिल हो गया, तो -8K, K की वैल्यू पुट करनी है तो कर लो, तो दैट इज K × 10⁻12 -8 × 9 × 10⁻9, K की वैल्यू तो आपको सबको पता है, दैट इज 10⁻12 गाइज। तो ये आएगा -72, ठीक है, और यहाँ बचेगा 10⁻3, ठीक है। तो इसको भी अगर सॉल्व करना है, -0.072 इतनी जूल नेगेटिव में आ रही है, टोटल सिस्टम की एनर्जी इतनी जूल। एक बार आप चेक कर लेंगे कंप्लीट कैलकुलेशन, बट मेन पॉइंट इज दैट कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट आपके सामने है, एनर्जी कैसे बनानी है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर पॉसिबल पेयर बनाना होता है उस चार्ज का, ठीक है। तो टोटल सिस्टम की एनर्जी आपके पास बन के आ जाएगी, एंड हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन। अब चलेंगे बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जो भी बचे हैं सारे कवर हो जाएंगे, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक इन अ सिंगल वीडियो, कंप्लीट रिवीजन, टाइम बचते हुए बेस्ट तरीके से आपका हो जाएगा। ओके बॉस, चलते हैं आगे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं कैपेसिटर के डिस्कस बेस्ट तरीके से, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है तो बनता है बॉस, ठीक है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और अपने डर को भगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बस लगे रहो मिशन पे, ठीक है। सीखते रहो, अपनी जो कमियां हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपको लगता है, अब आप इतने बेस्ट जमाने में बैठे हो जहाँ पे हर तरीके से आपको बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब का यूज कर रहे हो, और इससे बड़ी ताकत कुछ बच्चों हो नहीं सकती। अब आप एक्सक्यूज तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते कि मेरे पास अच्छे टीचर नहीं थे, या मेरे पास उतना कुछ अरेंजमेंट नहीं थे, सोर्स ऑफ मनी नहीं थे, एंड समथिंग। आपके पास सब बैठे हैं यूट्यूब पे आपको बताने के लिए, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए, और वहां से उस नॉलेज को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले होने चाहिए, उनको अप्लाई करके बेस्ट मार्क्स अब आप ला सकते हो, ठीक है बॉस। चलो ओके गाइस, तो कैपेसिटर का क्वेश्चन है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। तो यार उसने बोला वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी। चलो भाई देख लेते हैं, एक हमारे पास कैपेसिटर है और इसका वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, और उसने बोला यार वेरिएबल कैपेसिटर मतलब उसकी कैपेसिटेंस चेंज कर रहा है वो, ठीक है।
ओह यस, इसको पहले यहाँ लिखने का भाई, क्योंकि दिस इज द बैटरी और ये दे रखी है आपकी 200 वोल्ट। ओके, और इनिशियल कैपेसिटेंस देख लेते हैं क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या पूछा गया है। तो इनिशियल कैपेसिटेंस दैट इज 2 माइक्रोफैरड और उसको चेंज कर दे एक्स माइक्रोफैरड में। तो इनिशियल कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड, यानी जिसको हम C1 मानेंगे, और फिर इसको चेंज करके C2 किया दैट इज एक्स माइक्रोफैरड। और भाई एक्स क्या है, वो कुछ होगा 1 2 3 वो नहीं पता, दैट इज अननोन वैल्यू। और वोल्टेज इसका फिक्स रहेगा ऑब्वियसली 200 वोल्ट। तो ऐसा करने में बच्चों क्या हुआ, जब उसने 2 से किसी एक्स में उसको कन्वर्ट किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई। तो बोल रहा है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 2 × 10⁻² है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा 2 × 10⁻² जूल। ये डिक्रीज है, और उसने बोला डिक्रीज करी है ये। तो जब डिक्रीज बोले इसका मतलब 2 पे जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी उस कैपेसिटर के अंदर, भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो कैपेसिटेंस है, वोल्टेज है, तो हाफ CV² होती है। तो 2 पे जो रही होगी वो ज्यादा रही होगी, और जब उसको चेंज किया गया तो कम हो गई होगी, तभी तो डिक्रीज करी। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा यू, यानी जो डिक्रीज है उसको लिखेंगे इनिशियल क्या थी और फाइनल क्या है। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है आपको 2 × 10⁻², और इनिशियल को क्या लिखोगे, हाफ C1V² माइनस हाफ C2V², क्योंकि V तो सेम ही है, सेम बैटरी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, हाफ V² कॉमन ले लेंगे, यहाँ C1 माइनस C2 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 × 10⁻² रहेगा। तो बस अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं पुटिंग ऑल वैल्यूज। और पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों आपको दे रखे 200 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगी 4 × 10⁻⁴। C1 क्या है, इनिशियल 2 माइक्रो, माइक्रो को चेंज कर लेंगे, -6 लिखेंगे, और माइनस C2 क्या है, एक्स माइक्रो, तो x × 10⁻6 लिखेंगे। x की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो देखो ये यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये जो 4 है इसके नीचे आके ऊपर जाएगा, तो यहाँ -6 बचेगा। फिर से सुन लो, 10⁻⁴ जब इसके नीचे आएगा तो उसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ -2 पहले से है, -4 इधर से आएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 10⁻6, देखो दोनों में कॉमन है पीछे, और यहाँ बचेगा 2 - x गाइस। ठीक है, ये पूरा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 - x। तो सॉल्व कर लो, x = आएगा 2 - 1 दैट इज 1। एक्स की वैल्यू यहाँ 1 होगी। ओहो, यानी जो C2 माइक्रोफैरड है, यानी उसने 2 से 1 में कन्वर्ट कर दिया होगा उसको 1 माइक्रोफैरड में। डन, दैट्स व्हाई उसकी एनर्जी क्या कर गई, डिक्रीज। ओके गाइस, अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या उसकी कहानी मेरी जुबानी, और धीरे धीरे हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, हर कैटेगरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। तो मस्त तरीके से बने रहना और कंप्लीट कर लेना और अच्छे से सॉल्व कर लेना। ओके गाइस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट क्वेश्चन, और मजा आने वाला है कि हर कैटेगरी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा। देखो मस्त तरीके से जाओगे ना प्रैक्टिस करके, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ झूमते हुए, याद करो अपना बचपन जब हम दौड़ते थे, बेहतरीन, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी टेंशन। तो वैसे ही जाने वाले हो आप एग्जाम देने वाले, अगर कंप्लीट सीरीज करके जाओगे विद डेरिवेशन, विद न्यूमेरिकल्स बॉस। ठीक है, देखो हमें डर कब लगता है, जब हमारे कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होती है, हमें चीजें याद नहीं होती है। लेकिन जब आप बेहतरीन तरीके से इसका यूज करके जा रहे हो, तो भाई ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंस के साथ ही जाओगे ना यार, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो देखो उसने बोला 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक्स एंड वाई हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, एक्स हैज एयर एंड वाई विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 2। और 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ओके, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज बाय द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ओके गाइस, तो लेट्स सी, यहाँ पे 2 कैपेसिटर आपको ऑब्वियसली दे रखे हैं, पहला कैपेसिटर एंड दिस इज दूसरा कैपेसिटर, और दोनों को 12 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। देखो जो पहला कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है, दोनों को ध्यान से समझो आप। देखो पहले कैपेसिटर के जो प्लेट है ना, उनके बीच में जो गैप है वो एयर है, ठीक है सर। लेकिन दूसरी वाली जो है उसके बीच में जो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया गया है, समझो ना बात को। तो ये इसको माना उसने एक्स कैपेसिटर, इसको माना है बच्चों उसने वाई कैपेसिटर, यहाँ पे एयर फिल की गई है और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया, और इसकी वैल्यू 2 है। और आपको पता है डायरेक्ट कांस्टेंट फिल करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है बाय द सेम अमाउंट। ओ वाओ, के टाइम इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। तो देखो यार, बैटरी से जो चार्ज जाएगा ना भाई, इसमें भी सेम चार्ज जाएगा, इसमें भी, तो क्योंकि सीरीज में दोनों में चार्ज वाला चार्ज सेम है, तो दोनों में चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हाफ Q²/C। ऑब्वियसली यही यूज करेंगे क्योंकि हमें चार्ज पता होगा, राइट, और हमें कैपेसिटेंस पहले से ही पता है, ठीक है। और चार्ज कैसे निकालेंगे सर, भाई चार्ज निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल चार्ज, तो टोटल C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर, दोनों सीरीज में है बच्चों, आप निकाल सकते हो बेस्ट तरीके से। और सीरीज में क्या होता है, 1/C1 + 1/C2, जिसको हम लिख सकते हैं C1C2 ओवर C1 + C2, यस। और दोनों कैपेसिटेंस आपको पता है कितने दे रखी है सर, C1C2 कैपेसिटेंस 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस सेम, ओके, हैज एन एयर एंड दिस,
ओके, सो बिटवीन दीज प्लेट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ दिस। तो हमने मान लिया कि दोनों की जो कैपेसिटेंस है सी सी है, और जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक की के सी हो जाएगी। तो लेट्स से इसकी कैपेसिटेंस है सी, तो इसकी हो जाएगी के फिल करने से C2 जो हो जाएगी उसके के टाइम हो जाएगी, यानी के सी। ऐसे मान लो, तो ये C है अगर C1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 आ जाएगा, और टोटल पोटेंशियल आपको दे रखा है 12। तो पहले यहाँ से निकाल लो आप टोटल चार्ज। तो C1 कितना है सर, C है। C2 कितना है सर, KC, यानी 2C हो जाएगा, डिवाइड में C प्लस 2C इंटू आ जाएगा 12। तो बच्चों C तो एक कॉमन आके कैंसिल हो ही जाएगा, तो जो चार्ज है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एक C कॉमन आके आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचेगा 2C/3 इंटू 12, और ये होता है 3 चौक 12, 8C। तो टोटल जो चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो 8C है, ठीक है। अब अगर टोटल चार्ज 8C है, तो आप इसमें अगर एनर्जी निकालोगे तो U1 यानी Q²/2C1, तो Q कितना है इसका 8C, और इसका कर दो स्क्वायर, और बाई 2 इंटू C। तो बच्चों U1 आ गया आपका 64C²/2C, ये कैंसिल, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बन जाएगी, दैट इज 3 इंटू 2, तो दैट इज 32C बचेगा U1। सिमिलरली आप U2 निकाल लेंगे, दैट इज Q²/2C2 से, Q कितना है सेम अगेन 8C का स्क्वायर, और 2C ये बन गया था 2C, क्योंकि K से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो C जब K से मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 64C², और ये आ जाएगा 4C, तो ये हो गया बच्चों कैंसिल, ये कैंसिल, तो 16C बचेगा, ठीक है। तो हमारे से पूछा है रेशियो, तो U1/U2, यानी इसमें एनर्जी कितनी है U1, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी U2, और वो कितनी आ रही है 32C, और ये कितनी आ रही है दैट इज 16C, दैट इज कैंसिल, तो 2:1, एंड दैट मस्ट बी द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन एक तरीके से आप बना सकते हो, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा, कैलकुलेशन भी लगेगी, कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, तो ये तो आप मान के चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन बेहतरीन से, और भी बच्चे हैं बहुत बेहतरीन से, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और इस कंप्लीट चैप्टर को मस्त तरीके से देखो। ये सीरीज भी आप रिवाइज कर लोगे ना, आपको एडिशनली कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ट्रस्ट में। आप करके तो जाओ, इतने क्वेश्चन करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, तो बेहतरीन तरीके से आप जाने वाले हो, ठीक है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी कहानी मेरी जुबानी, और जल्दी से आपको सिखा देता हूँ, और आप सीख के जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ओके, सो हियर वी गो। उसने बोला यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अगेन ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज्ड विद अ बैटरी दैट इज हैविंग द पोटेंशियल V, ओके, एंड द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, एंड एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर है कोई एक B ऑफ कैपेसिटेंस 2C दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस A। अच्छा ठीक है, तो समझ पा रहे हो कौन सा केस है। देखो भाई, एक जो कैपेसिटर है आपकी उसको चार्ज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी दैट इज V, और इसकी कैपेसिटेंस है लेट्स सी C, और एक कहीं पे अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 2C। अगर ये अनचार्ज्ड है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो नहीं है, ठीक है, मतलब इसको चार्ज नहीं किया जा रहा है, एक तरीके से ये चार्ज किया जा रहा है। तो इसके पास अगर मैं देखूं चार्ज कितना है, तो इसके CV आएगा, लेकिन इसके चार्ज अगर मैं चार्ज देखूंगा तो वो 0 आएगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया गया इसको चार्ज करने के लिए, हालांकि इसकी कैपेसिटेंस 2C है। फिर बच्चों उसने बोला कि इसको बैटरी से हटा के चार्ज करके इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो मतलब पहली वाली को C1 को दूसरी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। इस केस को बोलते हैं बच्चों शेयरिंग ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट, शेयरिंग ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट इसका नाम है, और इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज्ड कैपेसिटर है वो अनचार्ज कैपेसिटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दी गई है, तो अपना चार्ज उसको तब तक सप्लाई करेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अनचार्ज है, जिसपे इनिशियली चार्ज नहीं था, उस पर भी चार्ज आ जाएगा बॉस, क्योंकि आपने चार्ज कैपेसिटर को उससे कनेक्ट कर दिया, तो उसको कुछ ना कुछ चार्ज दे देगी। तो सबसे पहले दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को एक साथ कनेक्ट किया गया है। तो बच्चों इस केस में सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल दोनों का, और कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पता पोटेंशियल होता है नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। तो आप लिखेंगे नेट चार्ज ओवर उनकी नेट कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल यानी Q1 प्लस Q2 दोनों का अलग अलग निकाल लो, और दोनों की कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 है ना। वैसे भी ये कॉम्बिनेशन आपको पता है पैरेलल में ही रहेगा। तो कॉमन पोटेंशियल जब भी निकालेंगे, Q1 कितना है इनिशियली CV है, और Q2 कितना था इनिशियली 0, C1 है C, ये है 2C। तो बच्चों देख सकते हो आप CV/3C, यानी आ जाएगा V/3, यानी इसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। जो बैटरी
पहली वाली इसके अटैच की गई थी, अब दोनों पे उसका जो पोटेंशियल बन गया उसके टर्म्स में 1/3 बन गया, यानी दोनों के अक्रॉस अब जो नया पोटेंशियल आ गया वो v/3 है, नया पोटेंशियल। तो नए चार्ज क्या होंगे, ठीक है, तो नए चार्ज क्या होंगे हमारे को पता है भाई, नए चार्ज निकालने अगर हमें दोनों में जो चार्ज होंगे उनकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेंगे और पोटेंशियल दोनों का सेम है। तो लेट्स सी Q1 डैश निकालते हैं पहली कैपेसिटर पे, तो Q इक्वल टू CV होता है, तो C1 इंटू वी तो सेम है, दैट इज v/3। हाँ ठीक है, तो C1 कितना है सर, C1 है C इंटू v/3, तो CV/3 हो गया। फिर आप निकालेंगे Q2 डैश, तो उसकी कैपेसिटेंस है C2 और उसका पोटेंशियल भी है, दिस इज 3। तो बच्चों ये है 2C, तो 2CV/3, बस ये नए चार्ज होंगे इसके ऊपर, है ना, दीज आर द न्यू चार्ज, ठीक है। तो नए चार्ज किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटेंस और उनके नए पोटेंशियल पे, ठीक है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट पूछा है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी फाइनली एंड दैट स्टोर्ड इन इनिशियली। तो भाई वो आप निकाल ही लेंगे यार, इनिशियल इसमें एनर्जी कितनी है, अगर इसकी एनर्जी निकाली जाए तो हाफ CV² है, इनिशियल इसमें कोई एनर्जी ही नहीं है क्योंकि यार ना चार्ज है ना पोटेंशियल है। फाइनल एनर्जी इनके चार्ज पर डिपेंड करेगी। लेट्स सी इसमें फाइनल एनर्जी क्या होगी, जो पहली वाली है उसकी फाइनल एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट वाले की, दैट इज हाफ CV², तो C उसकी C है और V उसका v/3 आया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसकी फाइनल एनर्जी क्या होगी, यानी 1 की फाइनल, यानी 2 की फाइनल, इसकी हाफ उसकी 2C है और उसका V भी v/3 है, तो इससे आप निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस केस में अगर एक और एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछता कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब उसको हटा के बैटरी से अनचार्ज के साथ कनेक्ट किया गया तो उसमें जो टोटल एनर्जी लॉस हो रहा होगा, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, वो भी आप निकाल सकते थे, उसके लिए भी फंडा आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो एनर्जी लॉस होती है दैट इज हाफ C1C2 ओवर C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इतनी एनर्जी लॉस वहां पे होगा जो एनर्जी डिसिपेशन होगा। परसेंटेज एनर्जी डिसिपेशन है तो डेल्टा V ओवर इनिशियल टोटल सिस्टम की एनर्जी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गाइज, एंड दिस इज द अमेजिंग कॉन्सेप्ट एज वेल। तो लेकिन कैसे करना है, क्या है, सब कुछ आपके सामने है, इजी प्रोसेस है, आराम से आप रिवाइज करके जाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट, धीरे धीरे हम लास्ट में जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं, यस, बस सॉल्व करते रहे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काफी चांस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आते रहते हैं, तो दैट्स वाई डरने का नहीं, डराने का, आप क्वेश्चन को आपसे डर लगना चाहिए क्योंकि आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान से समझ लेने का, और इन दोनों की प्लेट के बीच की डिस्टेंस है D, हर प्लेट का एरिया क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है, ऐसे बोला उसने, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल किया गया है ना, डाइलेक्ट्रिक विद K कांस्टेंट, जो उसका K रहेगा। और आप सबको पता है, हमने इसको किया भी था, डिराइव भी किया था, पार्शियल फुल फिलिंग पूरा डेरिवेशन वाली सीरीज में किया था, ठीक है बॉस। तो अगर मैं इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस लिखूं C1, तो आएगी K इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, बस एक तो ये लिख लो। फिर पता है उसने क्या बोला है कि जब पूरी में फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस ये है, फिर उसने बोला है कि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाफ डिवाइड करके फिल किया गया है, मतलब 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। अगर इसी को दोनों प्लेट के बीच में मैं बीच में से डिवाइड करूं और इसमें अलग डाइलेक्ट्रिक फिल कर दूं, ठीक है बॉस, और इसमें अलग डाइलेक्ट्रिक फिल कर दूं, इसमें अलग अलग, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 बच्चों, इसका है K2। अब बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, यही पूछा है ना, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन बिटवीन K1 K2। अच्छा, हमें जो K है इसका और K1 K2 में रिलेशन निकालना, तो निकाल लेंगे, तो नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं ना भाई। तो ऐसे फिल करने से, जब भी आप ये जो प्लेट्स हैं उनके पैरेलल फिल कर रहे हो अगर डिवाइड करके, तो ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है गाइस, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटेंस का काम करेगी और ये वाला डाइलेक्ट्रिक अलग कैपेसिटेंस का काम करेगा उसके साथ फिल करके, तो ये बिल्कुल ऐसे दिखेगी, एक कैपेसिटर और ये वाली प्लेट जो बीच की है दोनों के लिए कॉमन है, तो दूसरा कैपेसिटर, तो इसमें फिल किया गया K1 गाइज और इसमें फिल किया गया K2। तो इसके अक्रॉस जो नेट कैपेसिटेंस होंगी C इक्विवेलेंट, उसको कैसे लिखोगे, ऑब्वियसली आप उसको आप लिखने वाले हो बच्चों, दैट इज दोनों का सीरीज है, तो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, ठीक है बॉस। तो कैसे लिखेंगे सर C1 को, अब देखो ऐसे फिल करने से क्या हुआ है, जो टोटल डिस्टेंस है गाइस, टोटल ये हाफ डिवाइड होगी, तो ये जो डिस्टेंस है अब इसके पास D/2 और ये डिस्टेंस भी क्या होगी D/2। एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लेट क्या होगी, फिलिंग की गई है। तो जब C1 निकालोगे तो उसका K1 लेंगे इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D/2 लेंगे इंटू K2 लेंगे एप्सिलॉन नॉट A/D/2 लेंगे, और डिवाइड में दैट इज K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/2 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2। कूल बॉस, यस सर, सुपर कूल, कर लेंगे, मजा आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। और लेकिन उसने कुछ अलग बोला है यार, ये तो मैं C इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, उसने बोला द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन द 2 केसेस। ओ माय गॉड,
तो उसने बोला है जो यहाँ से कैपेसिटेंस आएगी ना, और इसकी जो जब कंप्लीट फिल किया था ये सेम हो जाए, अगर मतलब इसकी ये वाली इनिशियल कैपेसिटेंस और इसकी सीक्वेंट अगर ये सेम हो जाए, तो बताओ के में K1 K2 में क्या रिलेशन होगा। तो देखो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सब में एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है, कॉमन आएगा एक, और यहाँ से एक कैंसिल होगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 2K1 बचेगा इंटू यहाँ 2K2 बचेगा, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बचेगा एक। वेट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपने ऐसे लिखना है कि जो यहाँ से सी इक्विवेलेंट आएगी वो क्या आएगी, ठीक है। तो देखो गाइस, इसको आप अगर 2 को ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, थोड़ा सा ध्यान से, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और ओवर, देखो इसको कैंसिल वैंसिल अब मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इसमें कॉमन है, K1 प्लस K2 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ बचेगा K1 प्लस K2 कॉमन होगा, और एक कैंसिल होगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है, और एक 2 कैंसिल होगा, अंडरस्टूड। तो जो सी इक्विवेलेंट बचेगा ऊपर 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बचेगा, ओवर बचेगा K1 प्लस K2, वेरी क्लियरली। उसने बोला है अब ये कैपेसिटेंस और ये इक्वल है तो इक्वल कर दो, तो C1 इक्वल टू सी इक्विवेलेंट कर दो, तो C1 है K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और सी इक्विवेलेंट आई है 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2 और इनटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये पूरा कैंसिल, तो K की वैल्यू बच्चों आ गई, दैट इज 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2, यू कैन से दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, आते हैं, आते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझदारी के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है और बेस्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं आराम से। ओके, कर लेंगे बच्चों, यस सर। और यही फिलिंग अगर ऐसे की जाती बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेट की जाती है, ये प्लेट है, इसके परपेंडिकुलर डिवाइड करके इधर अलग और इधर अलग, तो ये K1 ये K2, तब ये दोनों ऊपर का कैपेसिटर नीचे का पैरेलल में होते हैं, तो सी इक्विवेलेंट फिर निकालते हैं आप C1 प्लस C2 से, आगे के लिए याद रखना, ठीक है। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, धमाल मचाते हुए और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए, ठीक है। आप कर रहे हो, अब आप सीख रहे हो, ठीक है बॉस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं, क्योंकि उस टाइप का बनता है क्वेश्चन यार, एक तो जरूर बनता है जिससे उसको आपको थोड़ी सी कैटेगरी आपको पता चल जाएगी ऐसे क्वेश्चन कैसे क्रैक किए जाते हैं, ठीक है बॉस। उसने एक नेटवर्क दे रखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, फिर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज भी निकालना है, और टोटल नेटवर्क में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो भाई लोग, आप देख लो, इस तरीके का एक नेटवर्क दे रखा है, दैट इज द नेटवर्क, और जिसको पहचानते उसका शकल और थोपड़ा देखते ही आप पहचान जाएंगे कि क्या करने का बॉस, दिस इज एक्स पॉइंट, है ना। और उसने बोला हर कैपेसिटर 1 2 3 4 5 1 माइक्रोफैरड है, दिस इज 1 माइक्रोफैरड, दिस इज ऑल्सो 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 1 माइक्रोफैरड। और नाउ यू कैन सी गाइस, दिस इज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। समझ पा रहे हो इसको? देखो आप, देखो यार, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें अगर इसको मैं प्लस मान लूँ, इसको माइनस, तो यहाँ से जो भी चार्ज चलेगा वो चार्ज इधर भी जाएगा लेकिन इधर भी जाएगा, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, ठीक है, लगने को, क्योंकि सर चार्ज अलग जा रहा है, लेकिन इसकी ये प्लेट और इसकी ये प्लेट बच्चों यहाँ पे कनेक्ट है, और इसकी ये प्लेट कहीं अदर पॉइंट पे कनेक्ट है, इसकी ये अदर, तो दिस टू कैपेसिटर्स आर नॉट इन पैरेलल, ये भी नहीं है, तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना सीरीज ना पैरेलल, तो दिस इज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों? ध्यान से देखो, एक्स से कनेक्टेड दोनों कैपेसिटर का जो रेशियो आएगा, पता है ना आपको कैसे निकालते थे, एक्स टर्मिनल से कनेक्टेड, ये जो टर्मिनल है 1/1 1, ये वाई से कनेक्ट है जो कैपेसिटर डायरेक्ट, ये वाला, और फिर नीचे वाला ये वाला 1/1 1 1, अगर ये सेम हो जाता है तो ये बीच का कैपेसिटर आपका फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट है आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई, सो दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। अंडरस्टूड गाइस? यस। तो इसको आप रिमूव कर दोगे क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब इसको सोचोगे, आप समझोगे, देखो अब यहाँ से जो भी चार्ज आएगा वो इसमें और इसमें एक ही रास्ता सेम होगा, यानी ये दोनों सीरीज में है और नीचे वाली दोनों भी सीरीज में है कि नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो एक्स पे ऊपर एक कैपेसिटर बचेगा केवल और नीचे एक कैपेसिटर बचेगा केवल, और यहाँ वाई है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो किससे, 1 × 1 1 + 1, क्योंकि C1 C2 ओवर C1 + C2, तो बच्चों ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1/2। अब ये दोनों पैरेलल में है, देखो इसकी ये प्लेट भी यहाँ पे कनेक्ट है, इसकी ये एक ही कॉमन पोटेंशियल पे है, ये दोनों प्लेट भी एक ही पोटेंशियल पे है, तो दिस इज द पैरेलल सिचुएशन, चार्ज भी लगा और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो सी एक्स और वाई आपका आ गया 1/2 + 1/2, दैट इज 1 माइक्रोफैरड, इसका नेट कैपेसिटेंस आ गया इक्विवेलेंट। ओ यस, सेकंड पार्ट में पूछा है इसमें नेट चार्ज बताओ। नेट चार्ज हमेशा नेट कैपेसिटेंस इनटू बैटरी के पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, और बच्चों उसने ट्रस्ट में इसने बोला है एग्जाम में, ठीक है, कि एक बैटरी इसके अक्रॉस लगा देते हैं, एक्स और वाई के अक्रॉस, यहाँ पे एक्स और वाई के अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हो, वी दे रखा है आपको, हाउ मच, दैट इज 6 वोल्ट,
6 वोल्ट की बैटरी है। तो भाई अगर आपको टोटल चाहिए चार्ज कितना सप्लाई कर रही होगी वो बैटरी, तो Q इक्वल टू सी वी, यानी सी इक्वलेंट 1 है और इंटू 6 है, और 1 जो है वो माइक्रो में है तो -6 लिख लेना, ठीक है। तो इतना आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम इज द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। फिर उसने बोला कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो बच्चों आपको चार्ज भी बताया, पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस भी बताया, पोटेंशियल भी बताया, जो बेटर लगे वो फॉर्मूला यूज कर लो। यानी थर्ड वाले में आप यूज कर लो हाफ सी वी स्क्वायर, तो नेट एनर्जी आएगी हाफ, सी कितना है पूरे नेटवर्क का 1 इंटू -6, और वोल्टेज कितना है 6 का कर दो स्क्वायर, तो भाई लोग आएगा 1 इंटू 36 इंटू 10⁻⁶, ये कैंसिल, ये आएगा 18 इंटू 10⁻⁶ जूल। सर अगर ये ना करें हम दूसरा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा, देख लो भाई Q²/2, तो सी इक्विवेलेंट ले लेंगे और जो नेट चार्ज आया है यहाँ से वो ले लेंगे, बात तो एक ही है, आंसर सेम आएगा। तो ये दिस वन इज इजी वन, तो इसको आप कर सकते हैं। तो बच्चों बात ऐसी है कि बस ऐसी है, एंड दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स, गॉस लॉ, फ्लक्स, डायपोल, कैपेसिटर, व्हाटएवर कुछ भी पूछेगा सब कुछ आपके सामने है, कर लेना मेहनत से, सब कुछ आपके वास्ते, आपके एग्जाम में बेस्ट आपको करके भेजने के लिए बॉस, ठीक है। बेस्ट तरीके से मार्क्स आपके तभी आएंगे जब इसके आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके जाएंगे बेस्ट तरीके से। और यार न्यूमेरिकल करना सीखना मतलब देखो बहुत आपको दम चाहिए और आपका माइंडसेट चाहिए, और अगर आपने ये कर लिया, ये सीख लिया, तो आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अलोंग विद द बोर्ड एग्जाम, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 101% गाइस। सीखते रहना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, टॉप 5 चैप्टर की मैंने आपसे डिस्कशन करी है, उन सब के न्यूमेरिकल में कराऊंगा और जल्दी से जल्दी हम इसको फिनिश करेंगे, और दुआ करूंगा कि आप बेहतरीन तरीके से सीरीज को मेहनत से फॉलो करते रहे, सीखते रहे, उसकी प्रैक्टिस करते रहे, जिससे आपके बहुत अच्छे एग्जाम में मार्क्स आए। ओके, ऑल द बेस्ट।